मेरा नाम सुरभि गोयल है और मैंने इस साल यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 78 सिक्योर की है। और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन लेकर आप लोग के डाउट्स को आंसर कर पाऊँ। तो सबसे पहले मैं यूपीएससी टाइम इंडिया को थैंक करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करा, जहाँ पे मैं आप लोग के डाउट्स को डिस्कस कर पाऊँ और आप लोग की मदद कर पाऊँ। और मैं थोड़ा-सा शुरुआत में अपने बारे में बता देती हूँ। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इसमें 2 बार पहले मेरा प्रीलिम्स स्टेज क्लियर नहीं हुआ था और उसके बाद ये मेरा जो तीसरा अटेम्प्ट था, इसमें मैंने अपना प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्लियर किया है। और उसके अलावा मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी रहा। और इससे पहले कि मैं आप लोगों के डाउट्स को एड्रेस करना शुरू करूँ, मैं आप लोग को थोड़ी-सी जनरल गाइडेंस देना चाहूँगी। तो आप लोग को क्या करना चाहिए कि आप लोग को हमेशा प्रीलिम्स के से ज़्यादा मेंस की तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। मतलब कि पूरा साल प्रीलिम्स की तैयारी में ना लगाते हुए, आप लोग को पूरा साल मेंस की तैयारी पे लगाना चाहिए। तो मेंस की तैयारी में आप सबसे पहले ऑप्शनल कीजिए मेरे ओपिनियन में, और उसके बाद आप लोग अपनी जीएस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और साथ में द हिंदू जो है आपका, या जो भी आपको अखबार पसंद है, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, वो आप अपने ऑप्शनल के साथ ही स्टार्ट कर दीजिए। और जीएस में आप सबसे पहले क्या कीजिए, जीएस में आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स पहले करिए, क्योंकि वो जो है आपके न्यूज़पेपर्स में भी लिंक होते हैं, तो न्यूज़पेपर्स आपको अच्छे समझ में आएँगे। और उसके बाद फिर आप लोग क्या कीजिए, जीएस 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी का जीएस 1, फिर जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 आप पहले भी कर सकते हैं आप चाहें तो। ऐसे आप हर हफ्ते लिखिए, तो इससे क्या होगा कि जब पेपर होने वाला होगा, मतलब प्रीलिम्स के बाद मेंस का, तो आप तब तैयारी नहीं करेंगे मेंस की, आपकी मेंस की तैयारी पहले से हो चुकी होगी। तो फिर आप आगे जाके अटकोगे नहीं किसी स्टेज में। और दूसरी बात रही प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में जैसे मेरा 2 बार नहीं हुआ, तो इसमें मैं आप लोग को ये कहना चाहती हूँ कि मैंने जो अपनी प्रीलिम्स की गलतियों से सीखा, मैं वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो प्रीलिम्स में मैं ये कहूँगी आपको कि सबसे पहले तो अगर आपने पूरे साल पढ़ा है, तो बी कॉन्फिडेंट इन द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। आप लोग नर्वस होएँगे ना, तो उससे क्या होगा कि आप प्रीलिम्स में अच्छे से फ़ोकस करके एक काम माइंड से एलिमिनेशन नहीं कर पाएँगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, तो मैंने क्या किया, मेरे को जो आती थी चीज़ें मैंने वो भी गलत कर दी। तो आप इस तरीके से मत कीजिए। आप लोग जो हैं एकदम काम माइंड के साथ जाइए और अच्छे से अटेम्प्ट करने की क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़ मैं आप लोग को ये कहूँगी कि आप लोग जो हैं प्रीलिम्स में पह जाने से पहले मॉक टेस्ट जो हैं, दीजिए ऑप्टिमम नंबर कम से कम 30 से 40, और उनमें आप पता करिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सबसे ज़्यादा नंबर ला पाते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का एक माइंडसेट बन जाएगा। ये नहीं कि किसी टॉपर ने कहा कि 95 करो तो आप 95 कर रहे हो। मैंने कहा इतने करो तो आप इतने कर रहे हो। तो आप लोग उतने कीजिए जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो वो आपको मॉक देकर पता चलेगा। तो किसी मॉक में आप लोग जो है 80 करिए, किसी में 85, किसी में 90, तो आपको आपके बेस्ट वाले पता चल जाएँगे। और ये आपका प्रीलिम्स का तरीका हो गया। ठीक है? और उसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी कि एथिक्स और एसे को आप प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, एथिक्स और एसे को इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी कुछ जनरल एडवाइस थी। अब मैं एक-एक करके आप लोग के डाउट्स देखते हुए ही क्वेश्चन्स को आंसर करूँगी। तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन दिख रहा है कि इज़ कोचिंग इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी? तो मैं कहूँगी कोचिंग इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए बिल्कुल भी। मैंने शुरुआत में जॉइन करी थी कोचिंग, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैंने जो है कोचिंग उसके बाद नहीं करी कंटिन्यू। तो मैं वापस अपने घर पे आ गई थी और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने आप से सेल्फ स्टडी करी है अपनी पूरी जर्नी में। लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है कि मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी तीनों स्टेजेस में। तो मैं आप लोग को यही कहूँगी कि आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाइए अपने लिए। टेस्ट सीरीज़ लगाने से क्या होता है कि आप लोग का एक अच्छी तैयारी हो जाती है, आप लोग को चेक मिलता है कि आप लोग सही डायरेक्शन में हैं या नहीं हैं, ठीक है? तो ये एक चीज़ है। और उसके अलावा मैं आपको ये कहूँगी कि टेस्ट सीरी प कोचिंग में जो एक वो होता है कि क्या ज़रूरी है करना बहुत ज़्यादा, या नर्वसनेस होती है कि सब कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप लोग मत प्रेशर में आइए। मैंने भी कोचिंग नहीं करी थी, आप खुद से अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे किसी ने पूछा हुआ है कि मैम टाइम टेबल कैसे बनाएँ? तो टाइम टेबल के लिए मैं आप लोग को ये कहूँगी कि टाइम टेबल के लिए आप लोग ऐसा कीजिए कि टाइम टेबल आप लोग वैसा बनाइए जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। टाइम टेबल सबका एकदम पर्सनल रहता है, तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप मेरा टाइम टेबल फ़ॉलो करिए, तो वो हो सकता है आपके लिए ज़्यादा सूटेबल ना हो।
फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा-सा टाइम टेबल अपना शेयर करती हूँ ताकि आप लोग को एक आइडिया लगे। तो जैसे मैं आपको कहूँगी कि पूरे साल जो आपको पढ़ना होता है, तो उसमें आप ये मत सोचिए कि मैं रोज़ 12 घंटे पढ़ूँगा, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन रोज़ 8 घंटे, 9 घंटे या 10 घंटे इतना आप कर सकते हो। तो मैं 8 से 9 घंटे का डेली रखती थी और जब प्रीलिम्स या मेंस आने वाला होता है, तो उस टाइम जो 2 घंटे का टाइम होता है उनसे पहले, उस टाइम मैं कोशिश करती थी कि मैं जो हूँ ज़रूर ये करूँगी कि 10 घंटे तब पढ़ूँगी। तो अब नॉर्मल डेज़ के टाइम टेबल की बात करें हम, तो मैं उस टाइम कहूँगी कि मैं सुबह उठती थी जैसे 6 ओ क्लॉक अपने थर्ड अटेम्प्ट की मैं बात बता रही हूँ। तो उसमें मैं 6 ओ क्लॉक उठ के 7 से 8 1 घंटा पढ़ने की कोशिश किया करती थी। तो ये आप कर सकते हैं क्योंकि क्या होता है कि सुबह ही हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो आप जितनी जल्दी सुबह हैबिट बना लेंगे उठने की, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद मैं क्या करती थी टाइम टेबल में मैं सुबह उसके बाद मैं थोड़ा टाइम अपनी फिज़िकल एक्सरसाइज़ के लिए, ब्रेकफ़ास्ट के लिए रखती थी और उसके बाद मैं 3 से 4 आवर्स रखती थी पढ़ने के लिए। तो 9 स 10 से 2 बजे का तो टाइम होता था, उसमें दोबारा मैंने पढ़ाई करी और उसके बाद 2 से 3 का टाइम मैंने ब्रेक में रखा। उस ब्रेक में मैं रिलैक्सेशन करती थी। क्योंकि जर्नी में हमारी रिलैक्सेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद जो 3 से 6 बजे का टाइम होता है, उसमें मैं वापस पढ़ती थी। तो इसमें मेरा न्यूज़पेपर्स हो गया और जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ उसकी आंसर राइटिंग करने वाला पार्ट हो गया, तो वो मैं किया करती थी। एंड लास्ट में फिर वापस से जो हमारा रात का ब्रेक होता है, 6 से साढ़े 7 का लेकर, उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं साढ़े 7 से साढ़े 9 में वापस से मैं पढ़ाई करके कर देती थी। तो ये मेरा टाइम टेबल रहता था कुछ तरीके से। मैम वर द टेस्ट सीरीज़ यू जॉइन ऑनलाइन और ऑफलाइन? तो ये मैं कहूँगी कि मैंने ऑनलाइन जॉइन करी थी सारी। मैंने सारी टेस्ट सीरीज़ जो है अपने घर से बैठकर लिखी है, चाहे एंथ्रोपोलॉजी की हो या जीएस की, सारी ऑनलाइन आप दे सकते हैं। और इकोनॉमिक्स का सोर्स पूछा गया है एक स्टूडेंट से, तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मेनली मृणाल सर के जो लेक्चर्स हैं अनअकैडमी पे, उनको ही रेफ़र किया था। तो मैंने तीनों बार कोर्स नहीं लिया था, मैंने एक बार लिया था 2020 में जब 2019 में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो उससे पहले मैंने एक बार जॉइन किया था और उसके बाद जो सर हैं वो फ्री वीडियोज़ डालते हैं अपडेटेड कि नई करंट अफ़ेयर्स जो आए हैं। तो वो फ्री वाली मैंने देखी थी हर साल, बट जॉइन मैंने एक बार ही किया था, तो वो मृणाल सर के लेक्चर्स हैं, वो मुझे अच्छे लगे इकोनॉमिक्स के लिए, वो ही मेरा सिंगल सोर्स था। बाकी मेंस के लिए मैंने इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनालाइज़ करे थे। तो आप इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर एनालाइज़ कीजिए, बिकॉज़ वो जो है रिपीट भी होते हैं। तो उनमें एक ट्रेंड होता है कि इंडिया जो है एग्रीकल्चर से सीधा सर्विस सेक्टर में क्यों चला गया? या फिर एलपीजी रिफॉर्म्स का क्या है? तो वो आप एक बार उनको प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके वो पहले से प्रिपेयर हो गए क्वेश्चन्स। मैम द हिंदू पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जी, तो द हिंदू पढ़ने में प्रॉब्लम होती है शुरुआत में, एकदम आप नर्वस मत होइए इस बारे में। मुझे भी शुरुआत में बहुत नर्वसनेस होती थी द हिंदू पढ़ने में, तो टाइम बहुत लग जाता था, मुझे 4-5 आवर्स लग जाते थे। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचिए और बस मेन चीज़ आप ये रखिए कि आप जो हैं सिलेबस के हिसाब से एडिटोरियल्स पढ़िए। अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे न्यूज़पेपर्स को, तो धीरे-धीरे आपका टाइम जो है कम होने लग जाएगा क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एक ओनली आईएएस का यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ से मैं क्या देख लेती थी कि कौन से एडिटोरियल पढ़ने चाहिए। तो सेलेक्ट करने में जैसे शुरुआत में थोड़ी मुश्किल होती है, तो वहाँ पे वो डेली एडिटोरियल डिस्कशन डालते हैं, तो पूरी वीडियो तो मैं नहीं सुन पाती थी बहुत बार, लेकिन वहाँ पे ये बताते हैं कि क्या चीज़ कौन सा एडिटोरियल सेलेक्ट करें, तो वो आप कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्पीड इम्प्रूव करने के लिए आपको ये करना चाहिए कि पहले मैं कहूँगी आप राइटिंग कंटेंट पे फ़ोकस कीजिए। उसके बाद आप लोग राइटिंग स्पीड पे फ़ोकस करिए, क्योंकि कंटेंट जब आपका बनने लग जाएगा, तो स्पीड आपकी बाद में नेचुरली आ जाएगी क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मुझे ऐसे-ऐसे लिखना है। मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि सपोज़ अगर हम पॉलिटी की बात करें और उसमें जुडिशरी का क्वेश्चन है, तो आपने जुडिशरी का शुरुआत में लिखा कि जुडिशरी जो है आर्टिकल 214 इन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या 124 इन पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे करके आपने लिखा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का। और फिर आपने अपने आंसर में बॉडी में जुडिशरी के बारे में बताया। कंक्लूजन में आपने बताया कि किस तरीके से जुडिशरी जो है, उसमें हम इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। वहाँ पे आपने नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सजेशन दे दी। तो ये आपने कंटेंट इम्प्रूव कर लिया अपना और फिर आपको जब एक फ्लो समझ में आ गया कि ऐसे आंसर लिखने हैं और आप उस चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करते रहोगे, तो स्पीड अपने आप इम्प्रूव होगी। स्पीड एक बार में किसी की भी इम्प्रूव नहीं होती। मैंने भी जो पहले टेस्ट किए थे उसमें मुझे 4 एंड हाफ आवर्स लग जाते थे। तो आप पहले डेली आंसर राइटिंग करिए, उसमें भी आपको जितने भी मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, आप धीरे-धीरे उनको कम करिए। और दूसरी बात है कि अगर आप वर्ड लिमिट को एक्सीड कर रहे हो, तो आप वर्ड लिमिट को ध्यान में रखो। मैं वर्ड्स गिनती थी अपने, तो शुरुआत में मैं ज़्यादा वर्ड्स लिखती थी, तो मैंने उनको गिना,
और मुझे आइडिया लगा कि हाँ, मैं ज़्यादा वर्ड्स लिख रही हूँ, तो उनको मैंने फिर कम करना शुरू किया। ओके। उसके बाद पूछा गया है कि बुक लिस्ट बता देती हूँ, ये आई थिंक सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा बहुत ज़्यादा। तो बुक लिस्ट के बारे में मैं आपको शुरुआत से बता रही हूँ, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी। तो जीएस 1 से हम स्टार्ट करते हैं। जीएस 1 में सबसे पहले हिस्ट्री आता है। हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पेक्ट्रम को रेफ़र करा था। स्पेक्ट्रम जब मैंने शुरू की थी पढ़नी, तो जब मैंने 2018 में स्टार्ट की थी, तब एक ओल्ड उस टाइम पे 2017 का एडिशन चल रहा था, मैंने वो खरीदा था उस टाइम पे। उस टाइम 2018 का एडिशन रिलीज़ नहीं हुआ था, तो वो ही मैंने अपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ी है। तो आप जो भी एडिशन पढ़ रहे हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, वो ही सही है। और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर एस शर्मा और मेडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी बाय सतीश चंद्र। ये 3 हो गई आपकी। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर आता है। आर्ट एंड कल्चर में मैंने फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी को रेफर करा था, क्लास 12th की एनसीईआरटी है वो। और उसके अलावा सीसीईआरटी को मैंने रेफर करा था। सीसीईआरटी आपको कैसे मिलेगा? आप गूगल कीजिए सीसीईआरटी और उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स वाला सेक्शन आता है। वहाँ पे 3 चैप्टर्स है परफॉर्मिंग आर्ट्स में, वो मैंने पढ़े थे। और जो इनमें कवर नहीं होता है, फिर वो मैंने नितिन सिंघानिया से कवर किया था बहुत ही कम। नितिन सिंघानिया से मैं आपको कहूँगी कि वहाँ पे भक्ति सूफ़ी मूवमेंट्स का एक अपेंडिक्स है, वो आप ज़रूर पढ़िए। उस किताब में वो सबसे अच्छा चैप्टर है मेरे ओपिनियन में। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में मैंने पढ़ा था एक तो एनसीईआरटीज़ क्लास 11th, क्लास 12th की टोटल 4 एनसीईआरटीज़ हैं और जो मृणाल सर का यूट्यूब चैनल है, उस पे रजता अनिल मैम की ज्योग्राफी लेक्चर्स हैं, तो वो अराउंड 100 लेक्चर्स हैं। तो जैसे यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि मैम बिना कोचिंग के कैसे करा? तो जैसे ये लेक्चर्स मुझे अच्छे लगे समझने के लिए, तो मैंने यहाँ से समझ लिया। तो ऐसे आप कहीं से भी समझ सकते हैं। एक वेबसाइट है पीएमएफआईएस करके, वो भी बहुत अच्छा सोर्स है ज्योग्राफी के लिए। और उसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री की, तो मृणाल सर की जो वेबसाइट है, mrinal.org, वहाँ पे उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स दे रखे हैं। मैंने वहीं से कवर किया था वर्ल्ड हिस्ट्री। और अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की, तो उसके लिए भी क्लास 12th की आती है एनसीईआरटीज़। सोसाइटी के लिए 2 एनसीईआरटी, क्लास 11th और क्लास 12th की। तो ये आपका जीएस 1 हो गया। जीएस 2 में पॉलिटी के लिए हम सबको पता है लक्ष्मीकांत। और जीएस 2 में उसके अलावा आईआर के लिए मैंने सिर्फ विज़न का जो मटीरियल आता है, विज़न 365 मेंस की, वो मैंने रेफ़र करी थी। और अगर हम बात करें गवर्नेंस की, तो गवर्नेंस के लिए मैंने सेकंड एआरसी पढ़ी थी। सेकंड एआरसी में कौन-कौन से पढ़नी है, अगर आपको वो देखना है, तो आप मेरे एक बार टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। मैंने आज ही शेयर करा है कि कौन-कौन सी एआरसी पढ़नी चाहिए, क्योंकि टोटल 15 है, पर उनमें से हमें सिर्फ 7-8 ही पढ़नी है और वो भी सिर्फ सेलेक्टिवली। और उसके बाद अगर हम बात करें क्या कहते हैं अपनी सोशल जस्टिस की, तो ये जो पूरा जीएस 2 है, ये मैंने शुभ्रा रंजन मैम की 3 बुकलेट्स आती थी जब मैंने शुरू करी थी पढ़ाई। आई थिंक अब वो आनी बंद हो गई है, लेकिन किसी फ़ोटोकॉपी शॉप पे आप देखेंगे, तो वो आपको मिल जाएँगी। तो वो बहुत अच्छी है, आपकी अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ़ लक्ष्मीकांत से हो जाएगा मेंस जीएस 2 में, तो वो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको एनालिटिकल कंटेंट भी चाहिएगा। एनालिटिकल कंटेंट आपको शुभ्रा रंजन किताब में बहुत अच्छा मिलेगा। 3 किताबें आती थी, वो ऑरेंजिश रेडिश, ग्रीन और ब्लूइश कवर होता था उनका। तो वो आप देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी किताबें हैं। वो पुरानी हो चुकी है, लेकिन आप फैक्ट्स नहीं ऐड करिए, लेकिन उन किताबों से आपको एनालिटिकल आंसर्स लिखने आ जाएँगे। और उसके बाद जीएस 3 इकोनॉमिक्स मैंने अभी बताया आप लोगों को। एनवायरनमेंट के लिए शंकर अय्यर को मैंने रेफ़र किया था, उसकी किताब आती है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए ज्योग्राफी से कवर हो जाता है वो काफ़ी हद तक। और बाकी जो हमारी एनडीएमए, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है, उन्होंने वहाँ पे फ्लड, साइक्लोन इन सब के सजेशंस दे रखे हैं, तो वो मैंने रेफ़र करे थे। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के लिए मैंने सिर्फ विज़न का वैल्यू एडिशन मटेरियल रेफ़र करा था। तो वो आप गूगल कर सकते हैं, आपको विज़न का वैल्यू एडिशन मटेरियल मिल जाएगा। साइंस एंड टेक के लिए अगेन मैंने विज़न की मेंस 365 देखी थी। और उसके अलावा अगर हम बात करें एथिक्स की, तो एथिक्स में मैं कहूँगी कि आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले तो मैंने लेक्सिकन पढ़ी थी और विज़न का वैल्यू एडिशन मटेरियल पढ़ा था। इससे आप लोग एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीजिए। और जब आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि अपनी लाइफ़ से और किसी सिविल सर्वेंट की लाइफ़ से एग्ज़ाम्पल्स ऐड करिए। और केस स्टडीज़ के लिए आप लोग जो है, एक बहुत अच्छी किताब आती है आर राजा गोपालन सर की, उसको रेफ़र करिए। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि केस स्टडीज़ में आप क्या-क्या ऐड कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो वो ही उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गिवन है, तो वो ये मेरी पूरी बुक लिस्ट रही जीएस के लिए, ठीक है। मैम आप मोटिवेट कैसे रहते थे? मोटिवेशन के लिए मैं आपको कहूँगी कि इसको आप बहुत तरीकों से देख सकते हैं। मोटिवेशन का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप उसको हमेशा अपने मन में रखें, ठीक है? तो जैसे अगर आप देश के लिए आईएएस या आईएफएस या आईआरएस, आईपीएस जो भी बनना चाहते हैं,
तो आप एक तरीके से इतने लोगों की मदद करना चाहते हैं और आपके मन में एक अच्छी चीज़ है, तो उसको आप भूलिए मत। और जब भी आपको लगता है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप ये सोचिए कि आप कितनी बड़ी चीज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए आज अगर हम थोड़ी-सी मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये सोचिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला था। तो जब मेरा 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकला था, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड थी, मैं बहुत ज़्यादा दुःख में थी, क्योंकि जब आपको अपना रोल नंबर नहीं मिलता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा खराब फीलिंग होती है। मैं बहुत रोई उस टाइम पे। तो ये बहुत ही मेरे लिए पर्सनल चीज़ थी और मैं उसको जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था, तो मैं उस फीलिंग को दोबारा याद करती थी कि मैंने इतना उस टाइम पे फेस करा बर्डन और मुझे इतना दुःख पहुँचा, तो क्या मैं फेलियर दोबारा फेस करना चाहती हूँ? तो जब भी आपको डिमोटिवेटेड हो, तो आप मेरी ये वाली बात याद रखना कि दोबारा से फेलियर फेस करने से अच्छा है कि हम आज मेहनत कर लें ताकि हमें फ्यूचर में फेलियर ना हो। तो आई थिंक ये बेस्ट तरीका है। और उसके अलावा मोटिवेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने दिन में ही कुछ छोटी-छोटी चीज़ें आप अपनी पसंद की रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 8 घंटे का टारगेट बनाया और आपने 4 आवर्स अच्छे से पढ़ लिया। तो इसके बाद आप हाफ एन आवर क्या कर सकते हो, आपने अपनी फ़ेवरेट नॉवल पढ़ ली या आपको अपने फ्रेंड से बात करना पसंद है, आपने वो कर लिया। आपको कोई अच्छी चीज़ खाना पसंद है, आपने वो खा ली। तो जो भी आपको अपना एन्जॉयमेंट का तरीका है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है या फिर आपको पार्क में वॉक करना पसंद है, तो इस तरीके से आप डेली बेसिस पे मोटिवेशन बना के रख सकते हैं। रिविज़न एंड वैल्यू एडिशन आंसर राइटिंग कैसे करना है मैम? तो इन्होंने एक बार में 3 क्वेश्चन्स पूछे हैं और सबसे पहले रिविज़न की मैं बात करूँ अगर तो, रिविज़न में मैं आपको ये कहूँगी कि आप लोग क्या कीजिए कि जो आप सपोज़ आप प्रीलिम्स के टाइम पे हैं और प्रीलिम्स के टाइम आप रिविज़न कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में तो आप लोग पूरे साल कवर करेंगे सिलेबस को और जब आप टेस्ट दें सपोज़ आपने पूरे साल में टेस्ट देने हैं आपको, तो आपने पॉलिटी पढ़ा, आपने पॉलिटी का टेस्ट दिया, तो उससे पहले आपने एक बार पॉलिटी रिवाइज़ कर लिया। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जब आप प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले प्रीलिम्स की रिवीजन शुरू करेंगे, तो जैसे आज आपने पॉलिटी की रिवीजन शुरू करी, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, फिर आपने हिस्ट्री पढ़ने लग गए आप, तो उस टाइम पे आप लोग क्या कीजिए कि रात में 1 घंटा या सुबह 1-2 घंटे आपने मेन-मेन पॉलिटी की चीज़ें रिकॉल कर ली। ये एक तरीका होता है, ये मैं करती थी। या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप 1 हफ्ते में 1 दिन बुक कर दो, ये मेरा रिवीजन डे है। तो वो आप क्या कर सकते हैं, उस दिन आप कि हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ मैं 6 दिन, लेकिन जो 7th डे उस दिन मैंने पॉलिटी की रिवीजन कर ली और जब नेक्स्ट वीक आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो उस दिन संडे वाले दिन आपने हिस्ट्री को रिवाइज़ कर लिया या फिर आप डेली बेसिस पे थोड़ा-थोड़ा करके रिवाइज़ कर सकते हो। सिमिलरली आप मेंस के टाइम पे कीजिए, मेंस के टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा टफ होता है क्योंकि सिलेबस ज़्यादा होता है, लेकिन मेंस में भी आप यही कीजिए कि आपने पहले जीएस 1 पूरा पढ़ लिया, तो जब जीएस 2 पढ़ रहे हैं तब या फिर पहले आप ये कीजिए कि जीएस 1 जब आपने पूरा पढ़ लिया, तब जीएस 1 का टेस्ट सीखने से पहले मेन-मेन चीज़ रिवाइज़ कर ली, ये करिए आप, ये बहुत अच्छा तरीका है, ये मैं करती थी। और उसके बाद जब जीएस 2 आप पढ़ रहे हैं या ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, तब उसमें थोड़ा-थोड़ा टाइम, रोज़ 2-2 घंटे आप पुरानी वाली चीज़ को रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है? नोट्स कैसे बनाएँ? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, नोट्स कैसे बनाएँ? और मैं बताती हूँ सबसे पहले कि नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आप जब नोट्स बनाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी रिवीज़न बहुत ज़्यादा क्विकली हो रही है। तो मेन-मेन सब्जेक्ट के ज़रूर बनाइए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके ज़रूर बनाइए, इनकी आपकी रिवीज़न बहुत क्विक होगी। क्योंकि पॉलिटी में मतलब मुझे ऐसा सुनने में आया था कि लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं बनाते हैं लोग, लेकिन मैंने बनाए ज़रूर क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स के नोट्स बनाए थे और फिर कुछ के नहीं बनाए थे। तो जिनके बनाए थे वो बहुत जल्दी रिवाइज़ हो गए और जिनके नहीं बनाए थे उनमें बहुत टाइम लगा। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में डिसाइड करा कि मैं सबके नोट्स ज़रूर बनाऊँगी पॉलिटी, हिस्ट्री में। और नोट्स बनाने के लिए आप क्या कीजिए, पॉलिटी, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में आप एटलीस्ट उसको 2 से 3 रीडिंग्स दीजिए। जब आप 2 से 3 रीडिंग्स दे देंगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी उस सब्जेक्ट की, तो आप उसके अच्छे नोट्स बना पाएँगे, उसको क्रिस्प फॉर्म में बना पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटी में नोट्स बनाते समय आप आर्टिकल नंबर ज़रूर मेंशन करो शुरुआत में कि प्रेसिडेंट आर्टिकल 53 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप ज्योग्राफी के नोट्स बना रहे हो तो आप मैप ज़रूर बनाओ, ठीक है? और फ्लो चार्ट्स बनाइए आप पॉलिटी में, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में कॉजेज़ होते हैं, 1857 का रिवोल्ट क्यों हुआ? तो आपने एक कॉजेज़ बनाए, वहाँ पे आपने हिस्टोरिकल रीज़न लिख दिए, फिर पॉलिटिकल रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न, इस तरीके से आपका एक फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो अपने नोट्स में ही आप ये बनाएँगे जब, तो इससे आपकी जल्दी रिवीज़न भी होगी और आपकी आंसर राइटिंग भी पहले से ही अपने आप अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि जो आपका ये नोट्स बनाने का है, तो कुछ सब्जेक्ट कम इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, तो इनमें आप एक रीडिंग करके भी नोट्स बना सकते हैं। ओके, हाउ टू स्टार्ट आंसर राइटिंग? तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि आप आंसर राइटिंग के लिए क्या कीजिए कि सबसे पहले आप
अपना एक सब्जेक्ट पकड़िए और उसको पढ़िए। और जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ लिए, सपोज़ आपने हिस्ट्री पढ़ा और आपने हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा, तो फिर आप क्या करिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करिए और वहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि यूपीएससी ने अभी तक उसपे 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो वहाँ पे आप लोग ये करके 3-4 क्वेश्चन लिख दीजिए कि ये इस 1857 का आपने रिवोल्ट पढ़ा, तो मैं उसके आज आंसर लिखूँगा। तो ये फर्स्ट चीज़ है कि आप बिना पढ़े मत आंसर राइटिंग करिए और जब आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर उसकी आंसर राइटिंग करो। तो डेली बेसिस पे आप इस तरीके से करिए और दूसरी बात ये है कि आप आंसर राइटिंग में सबसे पहले तो ये रखिए कि इंट्रोडक्शन, बॉडी कंक्लूजन। दूसरी बात कि आप अंडरलाइन करो मेन-मेन बात को। हेडिंग्स को मैं हमेशा बॉक्स में डाला करती थी, बॉक्स बना दिया उसके चारों तरफ और उसके अलावा अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो जैसे 1857 रिवोल्ट की बात करें, तो कहाँ-कहाँ पे 1857 का रिवोल्ट हुआ है, वो आप मैप पे शो करो। ज्योग्राफी की बात करें तो ड्रॉट कहाँ-कहाँ पे आती है, फ्लड्स कहाँ-कहाँ पे आते हैं, ये शो करिए, है ना? अगर जो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो आप जीडीपी का मैप बना सकते हैं कि हमारा जीडीपी वी शेप में है, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये था क्या कहते हैं आंसर राइटिंग में, तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डाल सकते हैं कंक्लूजन में, रिपोर्ट्स डाल सकते हैं। तो आप जौन-सा भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसके साथ-साथ आप उसकी वैलिडेशन करिए और उसकी आंसर राइटिंग करिए। तो आपको फिर बाद में अलग से लर्न नहीं करना पड़ेगा। ओके। प्रीलिम्स के लिए कौन-सा बुक पढ़ें? तो अभी मैंने बताया कि बुक लिस्ट को तो प्लीज़ आप कोशिश करिए कि हम क्वेश्चंस रिपीट ना करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स के डाउट्स आंसर हो जाएँ। बुक लिस्ट और एनसीईआरटीज़ मैं बता चुकी हूँ, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मैंने पूरी 6 से 12th की एनसीईआरटीज़ नहीं पढ़ी हैं। मैंने सिर्फ़ जो मैंने मेंशन करी, मैं एक बार फिर से उनको क्विकली बता रही हूँ। ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th और 12th की 4 एनसीईआरटीज़, सोसाइटी के लिए क्लास 11 और 12 की एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट्स क्लास 12th और एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा एंड सतीश चंद्रा और उसके अलावा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है उसके लिए क्लास 12th एनसीईआरटी। मैंने सिर्फ़ इन एनसीईआरटीज़ को ही रेफ़र किया था और बाकी सबके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स मैंने अभी बताई इससे पहले वीडियो में, वो ही है मेरी मेन बुक लिस्ट। एनसीईआरटीज़ इसके अलावा मैंने नहीं पढ़ी थी। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर? हाउ टू रीड न्यूज़पेपर मैंने अभी-अभी बताया जिस तरीके से, आप लोग प्लीज़ सुनिए जो मैं बता रही हूँ। न्यूज़पेपर के लिए मैंने कहा आपको कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और सिलेबस देखिए, आपको एनालाइज़ होगा कि कौन-सा आपको न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना है, कौन-सा आर्टिकल पढ़ना है। उसके अलावा ओनली आईएएस के चैनल से आप समझ सकते हैं, वहाँ पे वो डेली बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं कि आज ये एडिटोरियल पढ़ना है, आज ये एडिटोरियल पढ़ना है। तो इस बेसिस पे आप लोग एडिटोरियल्स को सेलेक्ट करिए और उसके अलावा अखबार में आप ये देखिए कि क्या ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। मतलब कि आप पॉलिटिकल या एंटरटेनमेंट वाली न्यूज़ मत पढ़िए और जो चीज़ की डेली डेवलपमेंट हो रही है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर का इश्यू था, तो उसमें रोज़ आ रहा था कि रशिया ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो आपको उसको डेली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर उसको सपोज़ 5 टू 6 डेज़ पढ़ लिया, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो उसके बाद जब कोई और बड़ी घटना घटे उस बारे में, तो तभी पढ़िए उस टॉपिक को, वरना तो डेली एक लंबी इश्यू है, वो चलता रहेगा। सिलेबस एंड पीवाईक्यू की हेल्प से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है? तो मैं इसके लिए आपको बताती हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। आप ये करिए कि सिलेबस जो है आप सबसे पहले पढ़िए उसको, शुरुआत में आपको टफ लगेगा समझने में, लेकिन आप उसको फिर भी पढ़िए, मैंने भी पढ़ा था। और फिर आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप द हिंदू पढ़िए। तो द हिंदू में आपको कोई टॉपिक पे डाउट हो कि मैं ये आर्टिकल पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, तो उसको आप सिलेबस में चेक करो कि क्या ये ऐसी चीज़ है जो पूछी जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चेक करो। तो एटलीस्ट आप क्या कीजिए, 4-5 ईयर्स के प्रिंट आउट लेके रख लो। और सपोज़ कोई एनवायरनमेंट की न्यूज़ है, तो एनवायरनमेंट की न्यूज़ को आप चेक करो कि सपोज़ नेशनल पार्क पे न्यूज़ आई है या टाइगर्स पे न्यूज़ है, तो आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स में तो ये पूछते हैं बट मेंस पे नहीं पूछते हैं। तब इस तरीके से अखबार पढ़िए। और दूसरी बात आप क्या कीजिए, सिलेबस को आप पॉलिटी से शुरू करिए और इकोनॉमिक्स से शुरू करिए और उसके बाद ऑप्शनल कीजिए। और फिर वन बाय वन आप सिलेबस को कवर करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री का तो डायरेक्ट आपका स्पेक्ट्रम से कवर हो जाएगा। और ज्योग्राफी जब आप कवर करेंगे, तो ज्योग्राफी पहले एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, जो लेक्चर्स है वो बताए मैंने, वो आप देख सकते हैं। और फिर भी आपको लगेगा कि उसमें नेचुरल रिसोर्सेज़ फाउंड इन द वर्ल्ड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ये पेंडिंग है। तो ये आपका टॉपिक पेंडिंग रह गया, तो ये होता है सिलेबस से कवर करने का तरीका। तो फिर आप उसके क्वेश्चन्स देखो आज तक कौन से आए हैं। और फिर मैंने क्या किया था, इस टॉपिक के लिए मैंने मोनाल सर की वेबसाइट पे जाके इन्होंने ये टॉपिक दे रखा है, वहाँ से मैंने कवर कर लिया। तो ये आपका तरीका होना चाहिए सिलेबस वाइज़ जाने का। एक और एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, तो जीएस 4 है जैसे, उसमें एथिक्स है, तो एथिक्स में इतना लंबा सिलेबस है, तो वो एक बार में आप मत कवर करो। उसमें जैसे एक टॉपिक आता है फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज़, उसमें फर्स्ट आता है आपका इंटीग्रिटी।
तो आप उसको इंटीग्रिटी को कवर करो। इंटीग्रिटी में उसका डेफिनिशन, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके लिए सजेशन, उसके एग्ज़ाम्पल्स। तो अब ये इंटीग्रिटी आपका कवर हो गया। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ सिलेबस के इम्पार्शियलिटी। तो ये आपका तरीका होता है सिलेबस से कवर करने का। मैम आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की थी? तो मैंने प्रिपरेशन जैसे मैंने अभी बताया, मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी द हिंदू पढ़ के। द हिंदू पढ़ने में मुझे फर्स्ट टाइम 4 से 5 आवर्स लगे थे और उसके बाद मैंने सोचा कि क्या मैं न्यूज़पेपर के नोट्स बनाऊँ? मैंने शुरुआत में कोशिश करी थी, पर मैंने न्यूज़पेपर के नोट्स एंड में नहीं बनाए, मैंने मंथली मैगज़ीन्स को इस्तेमाल करा और उसके अलावा मैंने सबसे पहले लक्ष्मीकांत को पढ़ना शुरू करा था। मैंने लक्ष्मीकांत खरीदी थी और स्पेक्ट्रम खरीदी थी। तो ये मेरी जर्नी थी एकदम स्टार्टिंग डेज़ की मैं कहूँगी। जीएस 2 एंड जीएस 3 को अप्रोच करना चाहिए पहले। नहीं, जीएस 2 और जीएस 3 को आप पहले मत अप्रोच कीजिए, आप सिर्फ़ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को पहले अप्रोच कीजिए, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको न्यूज़पेपर्स अच्छे से समझ में आएँगे और आपको जब न्यूज़पेपर समझ में आने लग जाएँगे, उसके बाद आप वापस से हिस्ट्री, ज्योग्राफी से जीएस 1 से स्टार्ट कर सकते हैं और वरना आप जीएस 4 भी पहले करिए, क्योंकि क्या होगा कि जीएस 4 अगर आप पहले कर लेंगे, तो धीरे-धीरे आपको नए एग्ज़ाम्पल्स मिलते रहेंगे थ्रू आउट योर प्रिपरेशन। तो कोई भी अच्छा सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम्पल लगा या आपको अपनी लाइफ़ में से कुछ याद आया कि हाँ, आपने ये अच्छा काम करा था, तो वो आप अपने एग्ज़ाम्पल्स में ऐड कर पाएँगे। दूसरी बात है एथिक्स में आप जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे उतना अच्छा आपका बनेगा। तो आप आंसर राइटिंग करिए एथिक्स में जितनी ज़्यादा हो सकती है। तो आप पहले जीएस 1 और जीएस 4 को पूरा करिए मेरे ओपिनियन में और जीएस 2 के जीएस 3 के जो करंट अफेयर्स आते जा रहे हैं न्यूज़पेपर में और मंथली मैगज़ीन, उनको कवर करते रहिए साथ-साथ। और फिर आप क्या कीजिए कि फिर उसके बाद जीएस 2 और जीएस 3 की काफ़ी सारी करंट अफेयर भी इकट्ठी हो चुकी होगी और आप लोग काफ़ी आगे भी आ चुके हो प्रिपरेशन में। तो उनको आप ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाओगे। मैम इज़ इट ओके टू ऑप्ट फॉर एंथ्रोपोलॉजी फॉर अ नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट? येस, इट इज़ वेरी परफेक्टली ओके। मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ मैं भी और लेकिन मेरा बहुत इंटरेस्ट था ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने में और मैंने फिर ह्यूमैनिटीज़ के कुछ सब्जेक्ट चूज़ करे थे, जैसे हिस्ट्री है और सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है। फिर फाइनली मैंने सबका सिलेबस देखा, पीवाईक्यूज़ देखे, तो मैंने ये कहा कि मैं एंथ्रोपोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ। तो आपका जो भी आप चूज़ करोगे उसमें आप 2 चीज़ें करना, एक तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आप उस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं क्या? अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आप उसमें ये भी देखिए कि उसके सिलेबस और पीवाईक्यू क्या हैं? उससे आपको एनालिसिस मिलेगा कि क्या उसको एक्चुअली में पढ़ना चाहते हैं। हाउ टू स्टडी लॉन्ग आवर्स? तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप रोज़ 12 घंटे पढ़ सकते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके लिए लॉन्ग है कि 7 टू 8 आवर्स ये मिनिमम है, ये तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसको पढ़ने के लिए आप क्या कीजिए, मैं आंसर कर रही हूँ इस डाउट को। तो उसको पढ़ने के लिए आप क्या कीजिए कि आप सपोज़ टारगेट बनाइए कि आज मैं 8 आवर्स पढ़ूँगा। तो आपने जब सुबह के 4 आवर्स पढ़ लिया है, उसके बाद आप 1 टू 1 एंड हाफ आवर्स का अपने आप को एक ब्रेक दीजिए। पर वो जो पिछले 4 आवर्स थे, उसमें आप इंश्योर करिए कि आपकी अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, तभी आपको वो ब्रेक मिलेगा। और उस ब्रेक में आपको जो भी पसंद है, आपको टीवी देखना पसंद है या फिर आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी है, फ्रेंड्स से बात करनी है, वो कीजिए। तो ये आपका रिलैक्सेशन हो गया उस दिन का और फिर वापस से आप 4 आवर्स अच्छे से पढ़िए। 4 आवर्स को आप 2-2 आवर्स के गैप में भी डिवाइड कर सकते हो। और फिर वापस से लास्ट में दिन के अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्सेशन और ब्रेक दीजिए, तो आपको अच्छा फ़ील होगा। ये तरीके से आप अपने लॉन्ग आवर्स की वो बना सकते हैं। और दूसरी बात है मैं आपको ये कहूँगी कि अब ये याद रखिए कि हम लोग जो है सभी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये सोचती थी कि कभी-कभी नहीं हो पाना पढ़ाई वो ठीक है। ऐसा नहीं है कि 365 के 365 दिन आप पढ़ पाएँगे। मैं भी ब्रेक लेती थी। और ये नहीं होना चाहिए कि हम 1 दिन पढ़ रहे हैं और 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, फिर 1 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे हैं। डेली नहीं होना चाहिए ऐसा। कभी-कभी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, वो सबके साथ होता है। तो ऐसा कोई नहीं है जो 365 के 365 डेज़ पढ़ता है। लेकिन आप ये कीजिए और दूसरा ये सोचिए आप कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है और आपका पढ़ने का मन नहीं करता, तो आपको और ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए ताकि आपका एक बार में निकल जाए और आप पढ़ाई से जल्दी फ्री हो जाएँ। बेस्ट सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स। जी, तो आपको मैं इसमें कहूँगी कि मैंने 2 करंट अफेयर्स के सोर्सेज़ फ़ॉलो करे। एक तो द हिंदू, वो मैं डेली पढ़ा करती थी ऑलमोस्ट, कभी-कभी बिल्कुल ही मन नहीं करा तो अलग चीज़ है, बट मोस्टली मैं ज़रूर डेली पढ़ा करती थी। और दूसरी बात है कि आप लोग एक मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो करो। तो मैं नोट्स बनाना मैंने ट्राई किया, मुझे बहुत टफ लगा नोट्स बनाना, इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाए फिर। तो आप क्या कीजिए कि जैसे एक मंथली मैगज़ीन है, तो वो आप पकड़ लीजिए। मैंने विज़न की पकड़ी थी क्योंकि मुझे वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लगती थी। पहले मैंने 2-3 और भी चूज़ करी थी, पर मुझे विज़न सबसे अच्छी लगी। तो उसमें आप क्या कीजिए कि मंथली मैगज़ीन्स को अगर आप पढ़ेंगे, तो आपको फिर पीटी 365 या मेंस 365 पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका पूरे साल में ही प्रीलिम्स और मेंस की करंट अफ़ेयर्स की तैयारी हो जाएगी। तो इसमें आप क्या कीजिए कि सपोज़ अभी जून चल रहा है,
तो अभी तक मई की विज़न आ चुकी होगी। तो आप मई की विज़न पढ़िए अभी और आप कोशिश करिए कि जो प्रीलिम्स की रिवीजन का टाइम है 3 महीने, उससे पहले आप उस मई वाली मैगज़ीन को 2-3 बार पढ़ लो। तो उस टाइम जब आप रिवाइज़ करोगे उसको 2 बार और तो आपको एकदम पक्की हो चुकी होगी। ऐसे ही आप जून वाले के लिए करिए, जून वाली जुलाई में आएगी, तो आप जून वाली के लिए कोशिश करिए कि उसको भी आप 2-3 टाइम्स पढ़ लीजिए। और जो भी मैगज़ीन ऐसे हैं आप थ्रू आउट द ईयर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन मैगज़ीन्स के लिए आप रात को 2 घंटे रखिए और उनको आप रिवाइज़ करते रहिए, तो आपके करंट अफ़ेयर्स एकदम एंड में स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। बट न्यूज़पेपर्स को हमेशा पढ़ना है, न्यूज़पेपर्स के एडिशन में है ये मेरे ओपिनियन में, न्यूज़पेपर्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे ओपिनियन में। Ma'am, only IITians have high chance of clearing exam. Do aspirants from tier 3 college have any chance how to overcome this insecurity? तो मैं भी नई हूँ आईआईटी से और आई थिंक मैंने भी अच्छा स्कोर किया है यूपीएससी में डिसेंट आई वुड से। तो आई कैन अश्योर यू कि ऐसी कोई बात नहीं है, हर कॉलेज से और हर तरीके के जगह से लोग क्लियर करते हैं एग्ज़ाम को। आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल हर किसी का बैकग्राउंड अलग-अलग होता है। कोई आईआईटी से होता है, कोई नहीं होता है आईआईटी से और मेन बात ये नहीं है कि आप आईआईटी से हो या नहीं हो। मेन बात ये है कि आप पढ़ाई कितने अच्छे से कर रहे हैं। तो अगर आप मन लगा के पढ़ाई करोगे, तो आप खुद ही सोचिए कि आपका क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा आपका। तो आप ये इनसिक्योरिटी बिल्कुल मत रखिए। आई होप कि मैंने आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला दिया होगा कि आप दोबारा इस बारे में ना सोचें। मैम प्लीज़ शेयर ऑल योर एंथ्रोपॉलजी नोट्स। जी, मैं भी उनको स्कैन कराने के लिए मैंने दिया हुआ है। वो थोड़े से लेंदी है तो उनको टाइम लग रहा है और मैं जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा आई विल डेफिनिटली शेयर एंड एंथ्रोपॉलजी की टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी हैं। तब तक आप उनको रेफ़र कीजिए। मैम आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? आपके 10th-12th में मार्क्स क्या थे? तो मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड इंजीनियरिंग से है और मैंने महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है रोहिणी में, वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी थी बीटेक आईटी में। उससे पहले गुडले पब्लिक स्कूल है शालीमार बाग से, वहाँ से मैंने स्कूलिंग करी थी और 10th में मेरे 10 सीजीपीए थी और 12th में मेरी 93.8 परसेंटेज थी। बट अगर आप इससे पूछ रहे हैं कि मेरे नंबर अच्छे हैं, तो क्या सिर्फ़ अच्छे नंबर वालों का होता है? तो ऐसा नहीं है। हर स्टूडेंट का हो सकता है, जिसके अच्छे हैं, बुरे हैं। सब तरीके के स्टूडेंट्स का हो सकता है, ट्रस्ट मी। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि आपको अच्छे नंबर चाहिए अपने स्कूल टाइम में। 1 ईयर स्ट्रैटेजी 1 ईयर स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपको कहूँगी कि जैसे अभी परफेक्ट टाइम है 1 ईयर स्ट्रैटेजी का सवाल पूछने के लिए। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि आप क्या कीजिए कि आप सबसे पहले द हिंदू शुरू कर दीजिए डेली बेसिस पे। विज़न का मैंने आपको बता दिया, करंट अफ़ेयर्स का। उसके अलावा आप लोग सबसे पहले ऑप्शनल कवर कीजिए। तो सपोज़ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 4 महीने अपने ऑप्शनल कवर हो जाएगा आपका। उसके फिर आप उसके बाद से टेस्ट दीजिए। ऑप्शनल को रिवाइज़ करते रहिए रात के टाइम पे। और जब आपका जी ऑप्शनल हो गया, तो फिर अक्टूबर तक हो गया, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीनों में आप लोग जीएस 1, 2, 3, 4 आराम से कवर कर सकते हैं। क्योंकि जीएस 4 में तो 10 टू 12 डेज़ लगेंगे आपको, 15 ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी में आपका जीएस 1, 2, 3 कवर हो जाएगा। और फिर उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, आई थिंक मई एंड में अगली बार प्रीलिम्स है, तो इस तरीके से आप फिर प्रीलिम्स की उस टाइम पे तैयारी कर सकते हैं। और 1 ईयर स्ट्रैटेजी में आप ये ध्यान रखिए कि आप डेली कोशिश करिए कि आप 8 टू 9 आवर्स पढ़ें और कभी-कभी नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। डेली थोड़ा-सा रिलैक्सेशन भी रखिए और जब आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके सेक्शनल टेस्ट दीजिए। तो इसमें मैं ये करती थी कि सपोज़ मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ, तो फिर मैंने पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट लिख दिया और फिर जब मेरा पूरा पॉलिटी हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने आईआर पढ़ा, आईआर का सेक्शनल टेस्ट लिख दिया और उस तरीके से करिए और जब प्रीलिम्स का टाइम आए तब आप प्रीलिम्स के टेस्ट दीजिए। मैम डिड यू यूज़ एंथ्रो डेली आंसर राइटिंग फ्रॉम एनीवेयर? तो मैं कहूँगी कि आपको कि मैंने डेली आंसर राइटिंग जो है एंथ्रोपॉलॉजी के लिए नहीं करी थी। बट एंथ्रोपॉलॉजी के लिए मैंने अपने नोट्स को ही आंसर राइटिंग फॉर्मेट में लिखा था। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आप नोट्स बनाइए एंथ्रोपॉलॉजी में, आई थिंक ये सबसे हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन्स आपको कहाँ से मिलेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरा जो सिलेबस में कीवर्ड्स हैं, जैसे मैरिज का टॉपिक है, तो टाइप्स ऑफ मैरिज पेमेंट्स, ठीक है? फैमिली है तो टाइप्स ऑफ फैमिली। तो सिलेबस में ही जो कीवर्ड्स हैं, थ्योरीज़ है तो फंक्शनलिज़्म का एक आंसर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज़्म का एक आंसर। तो इस तरीके से आपने नोट्स जो हैं क्वेश्चन आंसर में ही बनाइए। तो आपके आंसर्स में एक वर्ड लिमिट भी रहेगी। तो एक्चुअली ना मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं बनाए थे। तो वो मेरे जो थे बहुत ही लेंथी और मेरे ओपिनियन में अनयूज़फुल थे। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा से सारे नोट्स बनाए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। तो यही मेरी आंसर राइटिंग का एक तरीका होता था। तो इससे क्या होएगा कि जब आपके नोट्स ही इस फॉर्मेट में होंगे तो पेपर में आप जल्दी रिकॉल कर पाओगे बहुत। और फिर आप उन्हीं आंसर्स को फिर मैं पढ़ के दोबारा से लिखने की रिकॉल करने की कोशिश किया करती थी। तो डेली मैंने नहीं करा था। जब मेरा प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ गया था और क्लियर हो गया था मेरा तीसरे अटेम्प्ट में,
उसके बाद मैंने आंसर जो रिवाइज़ पढ़ती थी मैं, उसके रिवीजन के लिए मैं आंसर राइटिंग किया करती थी। हाउ टू कवर पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, ये मैंने अभी-अभी बताया। प्लीज़ हम कोशिश करते हैं कि हम क्वेश्चंस रिपीट ना करें, ताकि सबके आंसर हो पाएँ। इन दोनों के लिए आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के लिए एक एनसीईआरटी आती है कक्षा 12वीं की, आप वो पढ़िए। वो एक सिंगल सोर्स था मेरा। और उसके अलावा विज़न का वैल्यू एडिशन मटेरियल मैंने थोड़ा-थोड़ा देखा था उसके अलावा। बट आई थिंक एनसीईआरटी इज़ सफिशिएंट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप थोड़े से देख सकते हैं, वैसे उसमें ज़्यादा नहीं थे बट इस साल आए थे उसपे क्वेश्चन। तो वो आप देखिए, वो आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट हो जाएगा। और मैप बनाइए आप पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में भी, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जैसे मैंने बताया कि मृणाल सर की वेबसाइट पे उन्होंने दे रखा है, वो मैं करती थी। बाकी इन दोनों में मैं मैप्स डालने की ज़रूर कोशिश करती थी। मैप्स बनाने की आप कोशिश कीजिए, 30 सेकंड्स में आपका वर्ल्ड का मैप बन जाए, 10 सेकंड्स में इंडिया का मैप बन जाए। तो वो एक बार में नहीं होगा, शुरुआत में मुझे भी टाइम लगता था। बट आप कोशिश करते रहेंगे ओवर टाइम, तो आपका धीरे-धीरे बनेगा वो। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सपोज़ वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपने यूरोप का पूरा मैप नक्शा दिखा दिया, सिर्फ़ यूरोप का। ठीक है? और अगर कोल्ड वॉर की बात हो रही है, तो आप कोल्ड वॉर पे पूरा वर्ल्ड मैप बनाइए और वहाँ पे मार्क कर दीजिए 2 तरीके से कि ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी और ये कम्युनिस्ट थी। तो कैपिटलिस्ट में जैसे लाइन्स बना दी, तो वो आपने दिखा दिया यूएस है या वेस्टर्न यूरोप है। और कम्युनिस्ट में सपोज़ डॉट्स बना दिए, तो वो रशिया, चाइना वो वाला रीजन में दिखा दिया। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री मृणाल सर से हो जाएगी। मैम ब्रेन ट्री मटेरियल इज़ गुड फॉर एंथ्रोपोलॉजी। तो ब्रेन ट्री को मैंने रेफर किया था सिलेक्टिवली, बट आई वुड से कि वो सिलेक्टिवली आप पढ़ सकते हैं, बट उसको अपना सिंगुलर या मेन सोर्स मत बनाइए। उसके अलावा आप जो ज़्यादा अच्छे सोर्सेज़ हैं, आप वो पढ़िए एंथ्रोपोलॉजी में। एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स को कि जो L2A की मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे, वहाँ पे मेरे 2 आवर्स का पूरा लेक्चर है, उसमें मैंने एकदम डिटेल में बताया है एंथ्रोपोलॉजी के लिए यूनिट वाइज़। तो आप वो प्लीज़ एक बार देखिएगा, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने हर यूनिट को एड्रेस करा है बेसिक को के अलावा वैल्यू एडिशन के पर्सपेक्टिव से। और ब्रेन ट्यूब आप रेफर कर सकते हैं बिल्कुल, बट उसको सप्लीमेंट करिए फिर दूसरे सोर्सेज़ से। इज़ इंजीनियरिंग अ गुड बैकअप और नॉट? तो इस बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि इंजीनियरिंग बिल्कुल एक अच्छा बैकअप है। आज इंजीनियर्स की सबसे ज़्यादा डिमांड है इंडिया में। तो और जो चीज़ आप करना चाहते हैं, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। जैसे मैं आपको एक अपना पर्सनल बताती हूँ कि मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया था सिविल सर्विसेज़ शुरू करने से पहले, तो उसमें मेरी काफ़ी अच्छी परसेंटाइल थी। तो मैं आगे आईआईएम कलकत्ता में इंटरव्यू दे सकती थी। बट मैंने उस टाइम मन बनाया कि मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ। तो मैंने अपना बैकअप हटा दिया। तो ये थोड़ा-सा रिस्की डिसीज़न है, आई एग्री। बट मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव। आप बैकअप के बारे में मत सोचिए, नाउ यू आर जस्ट बिगिनिंग इन दिस जर्नी। तो आप बैकअप के बारे में सोचने की जगह पूरे मन लगा के पढ़िए। एंड अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे या कॉन्फिडेंस रखेंगे तो आपका डेफ़िनिटली हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि आपको बैकअप के बारे में अभी से सोचना चाहिए। वर्किंग एस्पिरेंट्स के लिए कैसे? तो इसके लिए मैं आपको कहूँगी कि वर्किंग एस्पिरेंट्स भी बहुत सारे हैं जो क्लियर करते हैं एग्ज़ाम को, बहुत सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वर्किंग क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि वर्किंग है तो आप कहीं डिसएडवांटेजेस पोज़ीशन पे हैं। और आप ये करिए, मेरे को वैसे ज़्यादा आइडिया नहीं है बिकॉज़ मैं वर्किंग नहीं थी। बट हल्का-फुल्का जो मैं एडवाइस दे सकती हूँ वो ये रहेगा कि आप कोशिश करिए कि आप अपने वीकेंड्स को ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करिए, क्योंकि उन दिनों में आप फ्री होते हैं। और उसके अलावा आप लोग ये कीजिए कि अपने ऑफ़िस से आकर आप लोग टाइम खराब मत कीजिए, आप लोग एटलीस्ट कोशिश करिए कि आप 4 टू 5 अवर्स पढ़ पाएँ डेली। वीकेंड्स पर ज़्यादा पढ़िए क्योंकि आई थिंक उस दिन ऑफ रहता है आपका। मैम जीएस-3 में एग्रीकल्चर का पोर्शन कैसे कवर करें? जी, आई थिंक ये मैं बताना भूल गई थी, ये आपने अच्छा किया पूछ के। तो जीएस-3 एग्रीकल्चर में मैं आपको कहूँगी कि इसके लिए मैंने 2-3 सोर्सेज़ को रेफ़र किया। सबसे पहले तो मैंने जो हमारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, उसमें क्रॉप्स वाइज़ दिया हुआ है, वो बेसिक कवर हो जाता है वहाँ से। तो जीएस-3 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी सबसे पहले। दूसरा जो मृणाल सर के लेक्चर्स हैं अनअकैडमी पे, तो उन्होंने भी एग्रीकल्चर का पूरा एक सेक्शन कवर कर रखा है 4A बोलकर, तो वहाँ से एग्रीकल्चर कवर हो गया। और तीसरा एग्रीकल्चर के लिए मैंने विज़न का वैल्यू एडिशन मटेरियल देखा था। तो ये 3 सोर्सेज़ रहे मेरे एग्रीकल्चर के लिए। आई थिंक यहाँ से मेरा कवर हो गया था काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर। बाकी आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, मेरे ख्याल से इन तीनों से आपका कवर हो जाता है एग्रीकल्चर 90%। कोई आपको लगता है क्वेश्चन या टॉपिक जो आपका छूट रहा है, तो आप उसको अलग से गूगल सर्च करके यूपीएससी लिख के कवर कर लीजिए, वो भी हो जाएगा। बाकी आई थिंक विज़न का वैल्यू एडिशन मटेरियल आपके डाउट्स को पूरा कर देगा। स्टार्टिंग कैसे करें? तो ये मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। स्टार्टिंग आप ऐसे कीजिए कि आप जो है द हिंदू से शुरू कीजिए, उसके बाद आप लोग पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए और उससे आपको द हिंदू ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर आप लोग जो हैं अपना ऑप्शनल शुरू कीजिए और करंट अफ़ेयर्स आप करते रहिए, ये आपका बेसिक तरीका रहेगा। सीसैट आपने कैसे कवर किया था मैम? तो सीसैट के लिए मैं कहूँगी आपको कि बेसिक आप प्रिपेयर कीजिए, सीसैट को इग्नोर मत कीजिए क्योंकि
सीसेट से नहीं होता है तो बहुत दुःख पहुँचता है। तो मैं कहूँगी आपको कि सीसेट के लिए आप क्या कीजिए कि बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ की लिस्ट बना लीजिए और उनको रिवाइज़ कीजिए मैथ्स के लिए, क्योंकि वर्बल जो होता है पैराग्राफ्स वाला, पैसेजेस वाला, वो थोड़ा-सा ट्रिकी रहता है। मतलब आपको लगेगा आंसर ये है, बल्कि आंसर कुछ और होगा। लेकिन मैथ्स और लॉजिकल रीज़निंग में जो आप सॉल्व करके आएँगे, वही आंसर रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये कीजिए। और दूसरा आप क्या कीजिए कि आप जो ये फ़ॉर्मूलाज़ हैं, ये मैंने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करे हैं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल मैं एक बार बता देती हूँ जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है surbhi_goyal_rank78। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने सीसैट के फ़ॉर्मूला शेयर कर रखे हैं ऑलरेडी, और मैंने सीसैट का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो भी बता रखा है। फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। तो इसके बाद आप क्या कीजिए, फ़ॉर्मूलाज़ आपने रिवाइज़ कर लिए जब, उसके बाद आप लोग सीसैट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए। तो एक इस साल का और एक 2020 का, ये दोनों टफ़ हैं, ये आप दीजिए ज़्यादा। और आपको अगर लगता है कि आपके 66 से ऊपर आ रहे हैं, सपोज़ 86 आ रहे हैं, तो आपके कंफर्टेबल है, फिर आप छोड़ सकते हैं उसको। लेकिन अगर आपके 60s में या 50s में आ रहे हैं या 70s में आ रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, थोड़े और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दीजिए। और आपको लग रहा है कि नहीं मैं ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ, तो आप थोड़ी-सी कोई टेस्ट सीरीज़ लगा लीजिए। मार्केट में फ्री में भी मिलते हैं बहुत सारे टेस्ट पेपर। वो आप ले लीजिए। इस तरीके से आप सीसैट के लिए कर सकते हैं। मैम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से बेस्ट कौन-सा है, सजेस्ट करें? तो इस बारे में मैं ये कहूँगी कि मैंने द हिंदू पढ़ा था पूरे साल, और जब इंटरव्यू का टाइम था तब मैंने इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ा था। तो मेरे ओपिनियन में सिंस मैं द हिंदू से हैबिचुएटेड थी, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद आता था। वैसे इंडियन एक्सप्रेस भी इक्वली अच्छा अखबार है, तो आप कोई भी एक पकड़ लीजिए जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है पढ़ने में। मैंने द हिंदू पढ़ा था, तो मैं उसकी तरफ थोड़ी-सी बायस्ड हूँ, बट आई थिंक दोनों ही बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। मैम योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो आई डोंट नो कि कितने लोग जानना चाहेंगे इंटरव्यू के बारे में, बट मैं थोड़ा-सा शेयर कर देती हूँ। तो इंटरव्यू और रिजल्ट्स जो होता है मेंस का, उनके बीच में अराउंड 1 मंथ का हमेशा गैप रहता है यूजुअली। बट इस साल क्योंकि थोड़ा-सा जल्दी हो रहा था सब कुछ, तो इसीलिए इस बारी क्या हुआ कि जो इंटरव्यूज़ थे और रिजल्ट था, उनके बीच में सिर्फ 14 डेज़ का ही गैप था। और कोइंसिडेंटली मैंने थोड़ा-सा इंटरव्यू के लिए पहले से प्रिपेयर कर लिया था, जब रिजल्ट आया था उससे पहले, फॉर द सेफर साइड। एंड फिर पता चलता है कि मेरा फर्स्ट डे ही इंटरव्यू है। तो मैं बहुत नर्वस थी कि फर्स्ट डे ही इंटरव्यू है और मुझे टाइम नहीं मिलेगा प्रिपेयर करने का नेचुरली। बट जैस जितना मेरे पास टाइम था उससे मैंने कोशिश करी, और मैंने घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करी बोलने की अपने पेरेंट्स के साथ, और थोड़े मैंने मॉक्स दिए। 2-3 जगह ही मैं दे पाई, 4 जगह मैंने टोटल मॉक्स दिए थे। जैसे कुछ लोग 7-8 जगह मॉक्स दे देते हैं, उनके पास टाइम होता है तो। मैं थोड़ी नर्वस भी थी कि मैं मॉक्स नहीं दे पा रही हूँ। बट आई थिंक 3-4 मॉक्स को मैंने अच्छे से यूज़ करा, मैंने अपना गलतियाँ समझी। और इंटरव्यू में मेरी बोर्ड में स्मिता नागराज मैम का चेयरमैन थी मैम। तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा कि टेल मी समथिंग, क्योंकि मेरा आईटी बैकग्राउंड है, तो उन्होंने पूछा कि टेल मी समथिंग व्हिच यू एज़ अ आईटी प्रोफेशनल कैन इमेजिन विल हैपन इन द फ्यूचर, जो कि आप इमेजिन कर सकते हो लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। तो पहले तो मुझे बिल्कुल प्रिपेयर नहीं था इस क्वेश्चन के लिए, तो मैंने उनको एक जनरल आंसर देने की कोशिश करी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं-नहीं आप थोड़ा-सा स्पेसिफिक बताइए। तो मैंने थोड़ा-सा सोचा 1-2 सेकंड लेकर, और मेरे दिमाग में इंस्टेंटली आया कि इलेक्शन कमीशन का एक प्रपोज़ल है कि ब्लॉकचेन्स के थ्रू हम इलेक्शंस करवाएँ। तो मैंने फिर वही बताया उन्हें। तो ये आइडिया मुझे आरएसटीवी से आया था, तो मैं आरएसटीवी में बिग पिक्चर देखा करती थी। तो मैं इसके थ्रू एक ये सजेशन भी ऐड करना चाहूँगी कि आप लोग जो है आरएसटीवी, या अब तो सांसद टीवी हो गया है, वहाँ पे बिग पिक्चर आता है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा है, मैम ने हिंदी मीडियम, 1 सेकंड, हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है, तो मुझे किस मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहिए? अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो मैं कहूँगी आपको कि आप इंग्लिश से ही दीजिए, बिकॉज़ इंग्लिश में रिसोर्सेज़ काफ़ी अच्छे से अवेलेबल हैं। और बाकी मेरे को अच्छे से हिंदी मीडियम का आइडिया नहीं है, और या तो जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, उनकी भी आप बात सुनिए पहले। तो इस साल शायद है एक टॉपर टॉप 20 में हिंदी मीडियम से, उनकी भी आप बात सुन सकते हैं, और फिर आप डिसीज़न लीजिए। बाकी इंग्लिश में बहुत अच्छा मटीरियल है, तो मैं ये कह सकती हूँ आप कि इंग्लिश को भी आप ऑप्शन ज़रूर बनाइए। Hello, ma'am. I'm not from a prestige college and I have not any extracurricular activities. Sports, topper experience. Can I crack UPSC? तो मैं आपको कहूँगी कि प्लीज़ आप इस तरीके से बिल्कुल भी नर्वस या अपने ऊपर डाउट मत कीजिए। मैंने अभी-अभी एक और स्टूडेंट को भी यही आंसर दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके कोई आप टॉपर एक्सपीरियंस रखते हो या नहीं रखते हो। तो अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँच जाएँगे, तो वो अपने आप में ही आपके लिए आपके स्किल्स वहाँ पे शो हो रहे हैं। तो उसके बाद आपको कोई अपने साथ प्रेस्टीजियस कॉलेज का नाम अटैच नहीं चाहिए। मेरे साथ भी कोई, मैं बहुत महान कॉलेज से नहीं थी, आईआईटी से नहीं हूँ मैं।
ठीक है? दूसरी बात आपकी अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, तो आपने अभी प्रिपरेशन शुरू की होगी। तो ये आप मेरा एडवाइस लीजिए, आप अभी से अपनी एक हॉबी डेवलप करो। हॉबी डेवलप करना अच्छी बात है, सिर्फ़ इंटरव्यू के लिए नहीं, बल्कि आपकी जर्नी के दौरान भी आपको एक रिलैक्सेशन रहेगा। तो सपोज़ मुझे पोएम सीखना पसंद था, तो मैं पोएम सीखा करती थी, या फिर अगर मुझे बुक्स पढ़ना पसंद था, तो मैं बुक्स पढ़ा करती थी। तो आपको जो भी चीज़ पसंद है, आपको स्पोर्ट्स पसंद है, रनिंग, कोई बैडमिंटन हो गया, या फिर आपको स्केचिंग पसंद है, आपको मूवीज़ बनाना पसंद है, शॉर्ट फ़िल्म्स, या जो भी आपका इंटरेस्ट है, मतलब लाखों तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको कुकिंग पसंद है, तो आपको जो भी पसंद है वो शुरू कर दो, और 1 साल आप करोगे तो वो आपकी हॉबी हो जाएगी। तो उसके लिए भी आपको नहीं नर्वस होने की ज़रूरत है। जीएस4 की स्ट्रैटेजी, तो जीएस4 की स्ट्रैटेजी आई थिंक मैं बता चुकी हूँ काफ़ी डिटेल में। जीएस4 में आप लोग यही कीजिए कि आप लोग एग्ज़ाम्पल्स ज़रूर लिखिए, डेफिनिशन लिखिए, कोटेशंस लिखिए अपने आंसर्स में। बेस्ट प्रैक्टिसेज़ या केस स्टडीज़ आप डाल सकते हैं तो वो आप डालिए। बाकी जीएस4 में मैं आपको बुक्स में बता चुकी हूँ, लेकिन जीएस4 में मैं आपको ये एडवाइस दूँगी कि आप लोग जो हैं उसके आंसर्स का मैं थोड़ा-सा बताती हूँ, कि सपोज़ एक कोटेशंस वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में जीएस4 में। तो 3 क्वेश्चन्स होते हैं जिनमें कोटेशन रखी होती है और आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो उसमें आप क्या कीजिए कि आप उसको अलग-अलग एंगल से शो करो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा आता है कि पावर कैन करप्ट पीपल, ऐसे कोई कोटेशन है सपोज़। तो आपने क्या किया उसमें कि उसमें आपने पहले तो थोड़ा-सा बताया कि आपके हिसाब से पावर क्या होता है, और आपने बताया कि पावर को फिर आपने एग्ज़ाम्पल देने शुरू करे कि कुछ लोग का एग्ज़ाम्पल आपने दिया जिसने करप्ट कर दिया, जो करप्ट हो गए पावर से, ठीक है? और कुछ आप अच्छे लोगों का एग्ज़ाम्पल दीजिए जिन्होंने पावरफुल पोज़ीशन पे आके कितने अच्छे काम करे। जैसे कि आप एपीजे अब्दुल कलाम का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। तो वो पावर में तो थे लेकिन उन्होंने कितना अच्छा काम करा, ठीक है? और सिमिलरली आप सिर्फ़ मतलब पॉलिटिक्स में मत रहिए, आप एनवायरनमेंट में सोचिए कि आज हम लोग इतनी पावरफुल पोज़ीशन पे हैं कि अगर हम लोग अपने नेचर का ख़्याल रखेंगे, तो हमारा नेचर ठीक रहेगा। तो ये हमारे लिए पावर वाली पोज़ीशन है, तो क्या हम इस सिचुएशन में करप्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ठीक है? सिमिलरली आप हिस्ट्री में जाइए, ब्रिटिशर्स के पास पावर थी, तो वो करप्ट हो गए, तो ये नेगेटिव एग्ज़ाम्पल हो गया। तो इस तरीके से आप जीएस4 में अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं। तो ये तो जनरल एग्ज़ाम्पल्स है, कुछ आप सिविल सर्वेंट्स के एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। इसमें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे एक बिहार से पुलिस ऑफ़िसर हैं, उनका नाम है प्रभात कुमार सिंह। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिकर माफ़िया को पकड़ा था, तो उनके जो बेटे थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने उनको भी पकड़ लिया। तो इससे शो होता है कि वो पावर से करप्ट नहीं हुए, उन्होंने अपने बेटे के साथ भी एकदम इम्पार्शियलिटी के साथ बिहेव करा, तो ये आपका एक एग्ज़ाम्पल हो गया। तो इस तरीके से आप जीएस4 में आंसर करिए। I am in the first year. Please tell me how to start my preparation for UPSC. My attempt will be 2026. What subject should I focus in the beginning? Please help me. अ, अभी आप बहुत छोटे हैं, मैं कहूँगी आपको, अगर आपका 2026 में है, तो अभी आप फ़र्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप बहुत पहले से ही सीरियस कैंडिडेट हैं, आपका बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, आप अभी से इतने सीरियस हैं। तो पहले मैं आपको कहूँगी कि आप द हिंदू पढ़िए, वो आप ज़रूर पढ़िए। अगर आप 4 साल लगातार द हिंदू पढ़ेंगे, तो आपका, मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ, आपका हो जाएगा। क्योंकि आपका द हिंदू से आपको इतनी नॉलेज मिलेगी, आपका इतना अच्छा बेस बनेगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा, आप बिग पिक्चर देखिए सांसद टीवी में, ठीक है? और तीसरी चीज़ आप ये करिए कि आप लोग बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करिए, ठीक है? जैसे पॉलिटी हो गया, पहले वो पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक्स, बेसिक सब्जेक्ट और अपना ऑप्शनल। बाकी जो जीएस 1, 2, 3, 4 है, एस्से है, उनका बाद में भी कर सकते हो। पहले आप इस तरीके से शुरू कर सकते हैं। हाउ टू कवर एस्से, हाँ, ये मैंने नहीं बताया अभी तक। तो एस्से के बारे में आपको बताती हूँ। एस्से में आप ये कीजिए कि सबसे पहले तो आप लोग ये सोचिए कि एस्से में आप लोग को ज़रूर से ज़रूर हफ़्ते या हर सेकंड हफ़्ते आपको एक एस्से लिखना ही लिखना है। तो आप हर क्या कीजिए, आप सेकंड आपका सैटरडे होता है या संडे होता है, उनको आप बुक कर लीजिए कि मैं इस दिन ज़रूर एस्से लिखूँगा। एक बार में आप 2 मत लिखिए, पहले एक बार में 1 लिखिए, और उसमें आप क्या कीजिए कि फिलॉसफिकल टॉपिक पकड़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है? तो जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि यूपीएससी टॉपिकल भी पूछते हैं कि विमेन, हेल्थ, एजुकेशन, और अगर आप पिछले साल का देखेंगे, जैसे मैंने पेपर दिया है, तो उसमें आपको नोटिस में आएगा कि ज़्यादातर सारे ही फिलॉसफिकल हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि फिलॉसफिकल पे पहले ध्यान दीजिए, और बाकी जो टॉपिक्स वाले होते हैं वो आपके वैसे भी प्रिपेयर हो जाएँगे जब आप जीएस मेंस का कवर करेंगे। लेकिन फिलॉसफिकल वालों के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये मेरी पहली एडवाइस है। दूसरी एडवाइस ये है कि एस्से के लिए आप ये कीजिए कि आप लोग एस्से के समय ये करिए कि एस्से में आप शुरू कैसे करेंगे? तो आप शुरू ऐसे करेंगे कि आप एक स्टोरी लिखो, एक एनेक्डोट लिखो, या फिर आप लोग एक पोएम से शुरू कर सकते हैं। या फिर आप लोग कोई एक
क्वेश्चन ने बना के शुरू कर सकते हैं। तो ये जो अलग-अलग तरीके वैसे मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाले हुए हैं एस्से के नोट्स, तो वो आप रेफ़र कर सकते हैं। और अभी मैं वापस कंटिन्यू करती हूँ। तो जैसे स्टोरी है आपकी, तो जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कि अगर आपका एस्से का टॉपिक आता है कि हमने जो मन में ठान लिया है, वो हम कर सकते हैं, ठीक है? मतलब कि स्ट्रॉन्ग विल पावर विल लीड टू सक्सेस। तो सपोज़ इस तरीके का आपका एस्से का टॉपिक है, तो आप उसमें शुरुआत में एक एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं स्टोरी का। आप इससे ये स्टोरी क्रिएट कर दीजिए कि एक आईएएस ऑफ़िसर हैं बहुत ही बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से, और वहाँ पे उन्होंने मन में वो बहुत विल पावर रखती हैं या रखता है, और वहाँ पे वो आए और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे पूरा रूपांतरण करना चाहता हूँ। और उन्होंने उनको शुरुआत में बहुत सेटबैक्स मिले, वहाँ पे करप्शन था, लोग उनके मदद नहीं कर रहे थे। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके से एकदम चेंज कर दिया। तो ये एक अच्छी स्टोरी हो गई आपकी। और ऐसे के बीच में आप क्या लिखेंगे 10 पेज, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अलग-अलग एंगल से सोच के लिखें। इसमें पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं। तो जैसे हिस्ट्री में आप एग्ज़ाम्पल दीजिए कि महात्मा गांधी जी, उनका इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विल पावर से पूरे देश को आज़ादी दिलवाई, ठीक है? और आप लोग इस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि हिटलर था, हिटलर की इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, लेकिन उसने उस विल पावर का कितना गलत प्रयोग किया, तो नेगेटिव हो गया ये एग्ज़ाम्पल। सिमिलरली आप एनवायरनमेंट का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि आपको अगर स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो हम अपने प्लैनेट को बचा सकते हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल एग्ज़ाम्पल दीजिए, सोसाइटी में आप एग्ज़ाम्पल दीजिए कि अगर हमारे अंदर विल पावर है, तो हम लोग चाहें तो जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है या लड़कियों को कम माना जाता है, इस तरीके की चीज़ों को हम हटा सकते हैं अपने समाज से, और हमारा समाज और ज़्यादा इक्वल बनेगा, एगैलिटेरियन बनेगा। तो ये तरीके की आप छोटी-छोटी बातें लिखिए और लास्ट में आप वापस से अपनी स्टोरी से कनेक्ट करिए कि शुरुआत में जो आईएएस का नाम लिया था, सपोज़ उसका आपने नाम लिखा प्रीति, तो आपने लास्ट में वापस लिखा कि आईएएस जो प्रीति थी, उन्होंने उस डिस्ट्रिक्ट को एकदम चेंज कर दिया है। बीच-बीच में आप कोटेशंस डाल सकते हैं। तो ये कोटेशंस भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाली हुई है, इसको आप एक बार देखिएगा। इसमें मैंने कोटेशन और वैल्यू एडिशन मटेरियल के लिए भी कोई पूछ रहा था, वो मैंने सारा शेयर किया हुआ है। उसमें फैक्ट्स भी हैं और जजमेंट्स भी हैं, कमिटीज़ भी हैं, ये मैंने सारी शेयर करी हैं। मैम, आई एम इन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, शुड आई गो फॉर माय ब्रांच सिविल ऑप्शनल और ज्योग्राफी ऑप्शनल, लाइक इट मोर, आई वांट टू गिव माय अटेम्प्ट इन 2025। ये आपका एकदम पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मैं आपको हल्का सा एडवाइस दे देती हूँ कि 2 तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी पता है आपको कि सिविल इंजीनियरिंग से आपको ज़्यादा ही पसंद रहेगा, तो आप ज्योग्राफी ले लीजिए और सिविल इंजीनियरिंग के साथ-साथ अभी से ज्योग्राफी शुरू कर दीजिए पढ़ना। तो आपका 1 साल में एकदम अच्छे से ज्योग्राफी ऑप्शनल डिटेल में कवर हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, ये भी आपने फर्स्ट ईयर में आपने शुरू भी नहीं किया है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो जनरल रहता है। तो या तो आप सिविल इंजीनियरिंग में मन बना लीजिए कि अगर आपको 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ने, आपको लगेगा टफ हो जाएगा, तो आप सिविल इंजीनियरिंग को ही पढ़िए अच्छे से, ऑप्शनल भी आपका साथ-साथ कवर हो जाएगा, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का ही। लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं, सिविल इंजीनियरिंग तो अलग चीज़ है, लेकिन आप ज्योग्राफी में पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप अपने इंजीनियरिंग के साथ-साथ ही एक वन सेकंड ईयर में आप या फर्स्ट ईयर से ही आप टाइम निकालना चालू कर दीजिए। लेकिन आप डिसाइड खुद करिए, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे ही डिसाइड करिएगा, वो आपको सबसे अच्छा रिज़ल्ट देगा। मैम, व्हाट टू डू इफ वन कैन नॉट अफोर्ड पेड टेस्ट सीरीज एज़ ऑप्शनल क्वेश्चंस आर नॉट फ्रीली अवेलेबल? तो इसमें मैं आपको ये कहूँगी कि बिल्कुल आपको इस बारे में स्ट्रेस लेने की कोई बात नहीं है, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं तो टेस्ट सीरीज़ को। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेंगी। आप लिखिएगा एक बारी अपने ऑप्शनल का नाम, जैसे एंथ्रोपोलॉजी है मेरा, तो एंथ्रोपोलॉजी टेस्ट पेपर्स, तो मिल जाएँगे आपको बहुत सारे फ्री में। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो अच्छा काम करते हैं और आप लोग के लिए शेयर करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। ऑप्शनल में सबसे अच्छा सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपको मिल जाएँगे यूपीएससी की वेबसाइट पे, और यही आपका बेस्ट सोर्स है। मैंने भी ऑप्शनल में कोई भी अलग क्वेश्चन नहीं देखा। इवन जो मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, उनमें भी ऑप्शनल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उस टाइप के ही क्वेश्चन होते थे। तो आप बिल्कुल इस बारे में आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। मैम, आई हैव पास्ड माय 12th, सो प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट टू डू एंड माय अटेम्प्ट इज़ इन 2026। जो इस टाइप के डाउट्स हैं, बहुत सारे बच्चों ने पूछे हुए हैं 12th क्लास से रिलेटेड डाउट्स, तो ये मैंने अभी भी आंसर किया। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ शॉर्ट में। मैं सबसे पहले आप लोग को ये कहूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं अभी, सो प्लीज़ डोंट बी नर्वस और ज़्यादा प्रेशर में मत आइए, रिलैक्स एंड एन्जॉय। ये आपकी स्कूल लाइफ़ है और दोबारा नहीं आते हैं ये दिन। सो पहली बात मैं आपको ये कहूँगी कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए और एन्जॉय करिए अपने डेज़ को। सेकंड मैं आपको कहूँगी कि आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आप द हिंदू से शुरू करिए, और दूसरा बिग पिक्चर जो है आपका सनसेट टीवी पे आता है, ये आप देखिए। तो आप 2 चीज़ें करिए, आपका बेस्ट तरीका है शुरू करने का। और जब आप फर्स्ट ईयर में आ जाएँ कॉलेज में, तब आप अपनी जीएस 2
पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जीएस 3 में जो है उनसे शुरू कीजिए, अपना ऑप्शनल चालू कर दीजिए और जब आपका ऑप्शनल हो जाए, उसके बाद आप जीएस 1, 2, 3, 4 और एसए की प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी आप 12th में हैं, तो अभी 12th में बिल्कुल प्रेशर की कोई बात नहीं है, आप एन्जॉय करो, ठीक है? और ये बहुत अच्छा एडवाइस है बिकॉज़ अभी आप एन्जॉय करोगे तो बाद में आपको अच्छे से आप पढ़ पाओगे। अभी से आप पढ़ने लग जाओगे तो बाद में आप जल्दी थक जाओगे। मैडम व्हिच पेन यू यूज़ इन मेंस? जी, तो ये क्वेश्चन रहता है, मेरे मन में भी रहा करता था ये। तो पहली बात तो मैं आपको कहूँगी कि जोन से भी आप पेन के साथ कंफर्टेबल है वो चूज़ कीजिए। मैं यूज़ करती थी पायलट V5 या V7 इन दोनों में से मैं कोई ना कोई यूज़ करा करती थी। मेरे को ये पसंद थे, इनमें मेरी स्पीड अच्छी रहती थी और फ्लो ज़्यादा अच्छा रहता था और जेल पेन थे ये तो मैं इनसे ही करती थी। तो आंसर राइटिंग भी मैंने इनसे ही करी और जो टेस्ट सीरीज़ थी वो भी मैंने इनसे ही करी और फाइनल भी मैंने इनसे ही दिए। तो ये पूरा फ्लो बन जाता है। तो मेरा पायलट V5 या V7 था, बाकी आपको जो भी पेन पसंद है बस मैं कहूँगी कि एक पेन पकड़कर उसी के साथ अपनी स्पीड बनाइए। आप 3-4 पेन ट्राई कर लीजिए, आपको जो भी पसंद है और मेन बात है कि आप एक पेन के साथ हैबिट बनाएँ रादर दैन कि आप कौन-सा पेन चूज़ कर रहे हैं। लबासना कब जा रहे हो मैम? तो लबासना की जॉइनिंग डेट है 29th अगस्त आई थिंक उससे थोड़े दिन पहले। कि मैम मेरा 3rd ईयर है, मुझे कोई सजेशन दीजिए। अगर आपका 3rd ईयर है और आपने प्रिपरेशन अभी चालू करी है तो आपके लिए आप क्या कीजिए कि अच्छा टाइम है ये आपको शुरू करने का बहुत और आप सबसे पहले द हिंदू की शुरू कर दीजिए, फिर आप ऑप्शनल कवर कीजिए जैसे मैंने शुरुआत में बताया। 4 मंथ्स आप ऑप्शनल कीजिए। ऑप्शनल जब आपके हो जाते हैं अक्टूबर-नवंबर तक, नवंबर से दिसंबर तक आप जीएस कीजिए और पू थ्रू आउट आपका न्यूज़पेपर चलना चाहिए, करंट अफेयर्स की मैगज़ीन चलनी चाहिए। जो चीज़ आपने पढ़ी उसकी आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए और फिर बाद में जब प्रीलिम्स आने वाला होगा उससे 3 मंथ्स पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए। बट 3rd ईयर बहुत अच्छा टाइम है, आप अब से शुरू कर दीजिए जी-जान से अपनी और आपका हो जाएगा फिर उसके बाद ऑल द बेस्ट आई आई विश ऑल द बेस्ट टू यू एंड यहाँ पे किसी ने पूछा हुआ है कि कैन आई प्रिपेयर विदाउट टेस्ट सीरीज रिलाइंग ओनली ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर ऑप्शनल? जी, ये मैंने आपका पहले भी आंसर किया था। येस, आप बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हमें काम आएँगे ज़्यादा बिकॉज़ यूपीएससी वही पूछता है। बाकी आप ये कीजिए कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो फ्री में डालती हैं, जैसे मैंने आपको बताया। वो भी आप एक बार सर्च कीजिए, आपको ज़रूर अपने ऑप्शनल की मिल जाएँगी। मैम हाउ टू इवैल्यूएट डेली आंसर राइटिंग? तो इसके लिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप लोग डेली आंसर राइटिंग में क्या कीजिए कि आप लोग पहले तो लिखिए और इवैल्यूएशन के लिए जैसे मैंने क्या किया था, एक आईएएस नेटवर्क करके है, उनको मैंने जॉइन करा था। तो वो हर 2 दिन में चेक करके भेज देते हैं। तो उनकी इवैल्यूएशन मैं कहूँगी काफ़ी अच्छी है। कभी-कभी अच्छी नहीं लगती थी मुझे बट ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मुझे अच्छी लगी और अगर अच्छी नहीं लगती है तो उसमें ये होता है कि दोबारा भेज सकते हैं वही चीज़, तो मैं दोबारा भेज देती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी तो। बट ओवरऑल अच्छा लगा मुझे और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो अगर आपको कॉस्ट का फैक्टर है तो वो भी इश्यू नहीं रहेगा मेरे ओपिनियन में। तो इससे क्या रहता है कि अगर वो कोई चेक कर रहा होता है आपका, तो आपका एक अकाउंटेबिलिटी बन जाती है, तो आपको फिर रहता है कि हाँ, मुझे ल आज लिख कर भेजना है और चेक भी होता है रोज़, तो आइडिया लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। तो आप ये कीजिए, ये आपका अच्छा रहेगा। आईएएस नेटवर्क का इवैल्यूएशन अच्छा है काफ़ी। मैम यू आर फ्रॉम व्हिच सिटी? आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैम आईआर कैसे कवर करें? तो ये मैंने एकदम शुरुआत में बताया था बुक लिस्ट का, किसी और की बुक लिस्ट के डाउट्स अगर मैं नहीं आंसर कर पा रही हूँ, अब शुरुआत में देखिएगा। आईआर जो है वो मैंने बताया जैसे कि जो मेन 365 आती है विज़न की, आप वहाँ से कवर कर लीजिए। वहाँ पे उन्होंने बैकग्राउंड भी कवर कर रखा है मतलब कि जो एक वो होता है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है किसी भी देश के संग हमारे रिलेशंस का, चाइना हो गया, यूएस हो गया और बाकी उन्होंने करंट अफेयर्स भी कवर करके तो मेन 365 सिंगल सोर्स था मेरा आईआर के लिए। बाकी फैक्ट्स वगैरह जो है लेटेस्ट, वो ज़रूर मैं नेट से चेक करा करती थी कि इंडिया का ट्रेड अब कितना चल रहा है यूएस के साथ, चाइना के साथ, इन्वेस्टमेंट कितनी आई वहाँ से। तो ये सब चीज़ें मैं ज़रूर देखा करती थी। बाकी आईआर के लिए शुभ्रा रंजन मैम की जो किताबें मैंने बताई, जीएस 2 की, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। वो अब शायद बंद हो गई या ना मुझे पता चला है, बट वो पहले आती थी, लेकिन उनसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आईआर के कैसे आंसर करने हैं। और दूसरी बात है कि आपको चीज़ जो है थोड़ी-थोड़ी चेंज होती है आईआर की, सब कुछ तो चेंज नहीं होगा। तो वो बुक बहुत अच्छी है आपके लिए, एक बार उनको आप देखिएगा। टेल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी बुक्स। जी, तो मैं एंथ्रोपोलॉजी की बुक लिस्ट आप लोग को एक बार शेयर कर देती हूँ। तो एंथ्रोपोलॉजी के लिए आप लोग क्या कीजिए कि सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के लिए वैद सर की किताब आती है इन सर्च ऑफ आवरसेल्व्स, तो वो आप पढ़िए। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए पी नाथ की किताब आती है, वो पढ़िए। और जो हमारा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है उसके लिए डी के भट्टाचार्य सर की किताब आती है। तो ये सभी जो किताबें मैं बता रही हूँ उनको सिलेक्टिवली पढ़ती थी मैं, पूरा बैक टू बैक कोई नहीं पढ़ी मैंने।
सिलेबस के हिसाब से, क्वेश्चन्स के हिसाब से, नीड के हिसाब से पढ़ती थी मैं। उसके अलावा जो हमारा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी और ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी है, इसके लिए नदीम मसनन की 2 किताबें आती हैं, वो मैंने पढ़ी थी। बाकी जो ये पूरा हमारा सिलेबस है, इसके लिए मैंने कहीं-कहीं पे ब्रेनट्री रेफ़र किया था, जहाँ पे मुझे लगा ज़रूरत है। कहीं-कहीं पे मैंने इग्नू को रेफ़र किया था। इग्नू आप सर्च करिएगा IGNOU, तो वो आपको बहुत अच्छा कंटेंट देगा। और मोस्टली मैं कहूँगी कि जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं इग्नू को देखा करती थी। और उसके अलावा एम्बर एंड एम्बर को भी मैंने पेपर 1 के लिए सिलेक्टिवली कहीं-कहीं पे देखा था। वो बहुत अच्छी किताब है, तो वो ऑनलाइन मिल जाती है टेलीग्राम चैनल्स पे। अगर आपके पास नहीं है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। वो आप देख सकते हैं। और उसके अलावा मुनि रत्नम के नोट्स आते हैं, ये मैंने ओआरएन से लिए थे। तो ये 4-5 बुकलेट्स थी, वो बहुत अच्छी लगी मुझे हर सब्जेक्ट में वैल्यू एडिशन के लिए, तो उनको भी मैं देखा करती थी सिलेक्टिवली। तो ये मुनि रत्नम हो गए और एम्बर एंड एम्बर जैसे मैंने कहा, और उसके अलावा इग्नू। ये मेरी 3 किताबें रही, उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज़ मैंने बताया, उसके अलावा ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के लिए खाका कमिटी, और जो खाका मतलब को आप सर्च करिएगा तो एक्सजे एक्सजे लिखकर आप सर्च करिए। तो इस किताब बहुत अच्छी रिपोर्ट है, ट्राइबल इंडिया को मैंने यहीं से प्रिपेयर किया था ज़्यादा, बुक से कम और यहाँ से ज़्यादा। और उसके अलावा आप ये कीजिए कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की रिपोर्ट आती है हर साल, तो वहाँ से आप गूगल करिए और आपको मिलेगी, लेटेस्ट से आप फैक्ट्स निकाल लीजिए। तो ये मेरी एंथ्रोपोलॉजी की जनरल बुक लिस्ट थी। मैम मैं 4th अटेम्प्ट बट नॉट प्रीलिम्स क्वालिफाइड बट मेंस एंड ऑप्शनल सिलेबस कंप्लीट। जी, तो मैं आपकी ये सिचुएशन समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, तो मुझे लग रहा था कि मेरा पूरी तैयारी है एंड मुझे मेंस तक नया चांस नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग। आई नो ये कहना थोड़ा-सा आसान है, बट करना मुश्किल होता है। बट सिंस आई हैव बीन देयर, तो मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। सो आई विल से कि प्लीज़ बी कंसिस्टेंट एंड प्लीज़ डोंट गेट डीमोटिवेटेड। अगर आप इतने आगे आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि बस थोड़ी-सी ही कमी बची है और आपका आपका मेंस और ऑप्शनल कंप्लीट है। तो मैं आपको कहूँगी कि उसको थोड़ा-सा और निखार लीजिए, फैक्ट्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेस्ट सीरीज़, इन सब के साथ आप उसको निखार लीजिए, ताकि जब आपका अगली बार प्रीलिम्स क्लियर हो, तो आपका तीनों स्टेज एक बार में क्लियर हो जाए। ये नहीं कि फिर मेंस में अटक गए, इंटरव्यू में अटक गए या सर्विस नहीं मिली अपनी पसंद की। ये फर्स्ट चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका प्रीलिम्स में अटक रहा है, तो आप थोड़ा-सा एनालाइज़ करिए कि आपका प्रीलिम्स में क्यों नहीं हो रहा है। कि आपको कॉन्फिडेंस का इश्यू है, कि घर में तो आपके अच्छे आते हैं, पर वहाँ पे आपके अच्छे नहीं आते, ठीक है? तो आपको ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि मैंने इतनी तैयारी कर ली है, मैं मेरे से मतलब मुझसे कोई कमी नहीं है और मैं अच्छा दे सकता हूँ। और अगर आपका कंटेंट की कमी है कि आपके 30-35 क्वेश्चंस भी नहीं निकलते हैं, तो आप क्या कीजिए कि आप एक बार फिर से बुक लिस्ट देखिए, या तो आप मेरी सुन लीजिए, या जिस भी टॉपर के आपको पसंद है आप उसकी सुनिए, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन्स आपका 1-2 नंबर से छूट जाता है, ठीक है? जैसा मेरे संग सेकंड अटेम्प्ट में हुआ कि मेरा 1 नंबर से रह गया, तो उसके लिए आप ये कीजिए कि आप जो हैं थोड़ा-सा वो करिए कि आप मॉक्स दीजिए थोड़े ज़्यादा, और आप एनालाइज़ करो कि आप कितने मॉक्स दे सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती हूँ, कि जैसे मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, तो बहुत टॉपर कहते हैं कि हमें 95-96 करने चाहिए। तो मैंने भी ये सोचकर 93 कर दिए और मेरा 1 नंबर से रह गया। और अगले अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा-सा एनालाइज़ करा कि मैं कितने क्वेश्चन्स जो है सही से कर पाती हूँ। तो मुझे आइडिया लगा कि मैं जो है एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी करती हूँ, एलिमिनेशन लिमिट में ही मेरी अच्छी रहती है। तो मैंने इस बार 80 क्वेश्चन्स ही करे और 80 क्वेश्चन्स में मेरे 96 का स्कोर रहा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप लोग जो है इस तरीके से करिए कि आप एनालाइज़ करो कि आप 80 करना चाहते हो, 85 करना चाहते हो, 90, 100, तो थोड़ा-सा आप मॉक्स और दीजिए, बल्कि आपका बिल्कुल हो जाएगा। आई वुड से कि आप मतलब इतना आगे आ गए हैं तो ऑल द बेस्ट। मैम ऑप्शनल कैसे लें? आप ऑप्शनल के लिए जैसा मैंने पहले भी कहा, आप इंटरेस्ट देखिए अपना। आप ये मत देखिए कि यूपीएससी किसमें कैसे चेकिंग करता है। चेकिंग हर साल चेंज होती है। अभी आपको लगेगा जिस सब्जेक्ट में चेंज हो अच्छी हो रही है, उसकी आपके 10 तक आते-आते खराब हो जाएगी। तो अब ये मत देखिए, ठीक है? आप ये देखिए आप कौन-से सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं मन लगाकर, और वही सब्जेक्ट आप चूज़ करिए जो उसको आप लंबे समय तक पढ़ पाएँगे। मैम आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ रहकर की? तो मैंने अपनी प्रिपरेशन अपने घर से ही की थी, मेरा घर दिल्ली में है, मैंने वहीं से करी थी। मैं किसी भी चीज़ के लिए टेस्ट देने भी मैं घर से ही देती थी। बाकी मैंने शुरुआत में एक बार मैं ओआरएन रही थी थोड़े महीनों के लिए, लेकिन वहाँ पे मुझे बिल्कुल सूट नहीं करा, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है अकेले रहने में, और मतलब काम-वाम भी देखना पड़ता है, खाने का भी रहता है। तो जैसे मेरी मम्मा दिल्ली से ही मेरे ओआरएन में खाना भेजा करती थी बनाकर, तो उनको भी बहुत स्ट्रगल होती थी मेरे कारण। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे घर में थोड़ा पॉज़िटिव भी फ़ील होता था।
तो इसीलिए मैं वापस घर में ही शिफ्ट हो गई थी 2-4 महीने में। तो मैं तो कहूँगी कि घर से बेस्ट है मेरे ओपिनियन में, क्योंकि घर में जो एक आपको सपोर्ट और पॉज़िटिव एटीट्यूड मिलता है, वो आपको अकेले रहकर नहीं मिल सकता है। कोचिंग्स वग़ैरह मैंने फिर नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी ही करी और टेस्ट सीरीज़ भी मैंने घर से ही दी थी। मैम करंट अफ़ेयर्स कितने दिन पहले का पढूँ? प्रीलिम्स से पहले आप 1 महीना स्किप कर दीजिए, तो आपका प्रीलिम्स में मई में है, मई एंड में, मई का प्रीलिम्स स्किप कर दीजिए और उससे पहले जो आपके 11 से 12 मंथ्स हैं, आप वो पढ़िए और मेंस में भी आप सेम कीजिए, 1 मंथ पहले स्किप कर दीजिए और उससे पहले जो 12 मंथ्स हैं, वो पढ़िए। मैम करंटली आई एम इन क्लास 12th एंड आई वांट टू बी आईएएस ऑफिसर, व्हाट स्किल्स शुड आई डेवलप नाउ? तो आप बहुत छोटे हैं, आई विल से कि आप सबसे पहले प्रेशर बिल्कुल भी मत बनाइएगा, आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, ताकि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके अंदर नर्वसनेस, एंग्ज़ायटी ये सब ना हो। मेरे ओपिनियन में ये सबसे बड़े रोड ब्लॉक्स हैं क्लियर करने में एग्ज़ाम को। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपका निकल जाएगा। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए और आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए। न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो आप, ठीक है, चाहे पूरा मत पढ़ो अभी तो आप रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़िए पहले और बिग पिक्चर आप देख सकते हैं, हाफ एन आवर का आता है वो शो, अब ये देखिए और उसके अलावा बाकी स्किल्स तो मैं आपको ये कहूँगी, आप अपनी हॉबी डेवलप कर सकते हैं। हॉबी डेवलप करने का ये बहुत अच्छा टाइम है, आप क्लास 10 में हैं, आपको जो भी पसंद है करना, वो कीजिए। अपने जो भी आपको स्पोर्ट्स या फिर गेम्स या ड्राइंग, पेंटिंग जो भी पसंद है, आप वो कीजिए, अपने स्पोर्ट्स को और हॉबीज़ को डेवलप कीजिए। कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? तो इस क्वेश्चन को आई थिंक मैं आंसर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको कह देती हूँ कि कंसिस्टेंसी बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो हैं अपने में ये याद रखें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको फेलियर फेस करने से अच्छा है कि आप अभी कंसिस्टेंसी पढ़ लें। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब पेपर नहीं निकलता है प्रीलिम्स का या किसी और स्टेज पे अगर नहीं निकलता है, तो बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचता है और वो उस दुःख के आगे आपको ये लगेगा कि मैं और पढ़ लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो आप मन में ये रखिए अपने कि मेरे को फेलियर नहीं फेस करना है और मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ और बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मुझे पेपर में कॉन्फिडेंट होकर जाना है, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएँगे कंसिस्टेंसी से, तो पेपर में आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा, मेंस में आपका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा। प्रीलिम्स में आप बहुत अच्छा एलिमिनेशन कर पाएँगे। दूसरी चीज़ ये है कि आप डेली थोड़े-थोड़े से ब्रेक रखिए, ठीक है? तो सपोज़ मैं सुबह पढ़ने बैठी, तो सपोज़ मैं पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैंने 4-5 आवर्स पढ़ लिया, तो हाफ एन आवर मैंने फिर रात में दिन में नॉवल पढ़ ली, मुझे नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, मैंने अपनी मम्मा से बात कर ली, ठीक है? और फिर मैंने वापस से 3-4 आवर्स पढ़ा, तो मेरे 8-9 आवर्स हो गए और फिर रात के टाइम मैंने थोड़ा-सा नेटफ्लिक्स देख लिया और या फिर मैंने कुछ बुक पढ़ ली। बट हर चीज़ को लिमिट में, आपको जो भी एन्जॉयमेंट है, ये नहीं मैंने ऐसा कह दिया तो आप ऐसा करने लग गए। कि आप बिंज वॉच करने लग गए, ये नहीं करना है, ठीक है? हर चीज़ को आप लिमिट में कीजिए, अपना एन्जॉयमेंट करके आप कंसिस्टेंसी बनाइए। आप ये रखिए कि मैं अच्छे से पढ़ूँगा, तो फिर मैं एन्जॉय करूँगा उसके बाद। इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी टू गेट सिलेक्टेड इफ अ कैंडिडेट हैज़ पुअर एकेडमिक रिकॉर्ड? तो मैंने पहले भी ऐसा कहा है किसी स्टूडेंट को, बिल्कुल आपकी पूरी पॉसिबिलिटी है। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं और आप बिल्कुल हिम्मत से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। तो आप बताइए आपका क्यों नहीं होगा? आप खुद सोचिए पहले। ठीक है ये बात तो। मैम हाउ टू डील विद एंग्ज़ायटी इश्यू? तो ये एंग्ज़ायटी मुझे बहुत होती थी और इस बारे में आपको शेयर करती हूँ थोड़ा-सा। तो एंग्ज़ायटी जो है, एंग्ज़ायटी जब होती है जब हमें नर्वसनेस होती है कि हमारा होगा या नहीं होगा और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। हमें डर लगता है कि प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो मुझे भी बहुत एंग्ज़ायटी होती थी अपने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में। तो पहली मेरी एडवाइस रहेगी कि आप बिल्कुल भी एंग्ज़ायटी मत डेवलप कीजिए अपने अंदर। अपने अंदर आप पूरा कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क से आपका पेपर हो जाएगा क्लियर। सेकंड चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि आपको जो भी चीज़ें पसंद है आप वो करिए ताकि आपकी एंग्ज़ायटी रिलीज़ हो जाए। तो क्या होता है कि अगर हम लगातार पढ़ते रहते हैं, तो हमारा ब्रेन एक स्ट्रेस की सिचुएशन में चला जाता है, अगर हम रोज़ 1 साल से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम हल्का-हल्का उसमें एन्जॉयमेंट रखेंगे, तो क्या होगा हमारा ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि हम खुश हैं, रिलैक्स हैं। तो फिर हमें स्ट्रेस नहीं होगा, एंग्ज़ायटी नहीं होगी। तो जैसे मैंने बताया कि मेरे को बुक्स पढ़ना पसंद था, मुझे अपने पेरेंट्स से बात करना पसंद था, मेरे कुछ रिलेटिव्स थे वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, तो मैं उनसे बात करा करती थी। और नेटफ्लिक्स देख लेती थी मैं, मुझे के ड्रामास पसंद थे, तो मैं वो देख लेती थी। तो मेरे को इन तरीके से मैं अपने आप को डिस्ट्रेस करती थी। तो आप डिस्ट्रेस करने के लिए जो आपको पसंद है आप वो कीजिए। ये सबका पर्सनल होता है बट अपने आप को एंग्ज़ायटी को आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि एंग्ज़ायटी में क्या होता है कि पढ़ नहीं पाते हैं। मेरे तो बिल्कुल मैं नहीं पढ़ पाती थी, तो एंग्ज़ायटी को बिल्कुल हैंडल कीजिए आप सबसे पहले। और अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा हो रही है, तो आप बिल्कुल मेंटल हेल्थ की हेल्प भी ले सकते हैं। तो इसमें कोई शर्म या हिचक की बात नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यूपीएससी के लिए कितने आवर्स पढ़ें?
तो यूपीएससी के लिए आप लोग 7 टू 8 आवर्स पढ़ें डेली, ठीक है? 9 आवर्स पढ़ सकते हैं आप, बाकी डेली इतना ही रखिए। लेकिन जब आने वाला हो प्रीलिम्स या मेंस 3 मंथ्स बचे हैं, तो उस टाइम पे डेली आप 10 आवर्स मिनिमम रखिए। और जब पेपर एकदम पास आने वाला है, उस टाइम पे तो कोई लिमिट मत रखिए। जो लास्ट के 15 डेज़ होते थे, उनमें मैं 13-14 आवर्स पढ़ लेती थी। लेकिन पूरे साल ऐसा टारगेट मत रखिए, पूरे साल आप 7 टू 9 आवर्स में कर सकते हैं। मैम क्या करना है ये तो आपने बता दिया, बट क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी है ये बताएँ? तो मिस्टेक्स मिस्टेक्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली मिस्टेक आप ये मत कीजिए कि आप सिर्फ़ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं। आप मेंस की तैयारी कीजिए थ्रू आउट द ईयर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं और फिर प्रीलिम्स निकल जाता है और फिर मेंस की तैयारी शुरू करते हैं। तो ये मत कीजिए, फिर आपका मेंस नहीं निकलेगा इस तरीके से, और निकलेगा तो फिर शायद इंटरव्यू में आप रुक जाएँगे। तो आप प्रीलिम्स की तैयारी से पहले ही मेंस की तैयारी अच्छे से कर लीजिए। दूसरी आपको मैं गलती ये बताऊँगी कि आप अंडर कॉन्फिडेंट मत रहिए। अगर आप एंग्ज़ायटी, नर्वसनेस, अंडर कॉन्फिडेंट में रहेंगे, तो आप बेस्ट परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तीसरी आपको मैं मिस्टेक कहूँगी कि आप पहले जो है अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल नहीं कवर कर रहे हैं, तो ये आपकी मिस्टेक रहेगी, अब ये मत कीजिए। प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, मेंस देने जा रहे हैं, तो उसके मॉक्स, आंसर राइटिंग ये सब चीज़ें एसेंशियल है, ये आप करिए। और उसके अलावा अगर हम गलतियों की बात करें, तो मैं कहूँगी एक ये भी गलती है कि आप अपने लिए रिलैक्सेशन का टाइम रख रहे हैं या नहीं। तो जो मेरे शुरुआती अटेम्प्ट थे, उनमें मैंने क्या किया, मैं एकदम फ्री होने का टाइम ही नहीं रखती थी। तो ये मेरे ओपिनियन में बहुत बड़ी गलती है, ठीक है? मुझे लगता था कि फ्री टाइम मैं क्यों रखूँ, मेरे को पढ़ना है। लेकिन ये गलत अप्रोच है, अगर आप थोड़ा-सा फ्री टाइम रखेंगे, तो आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और लास्ट में कहूँगी कि आप अपनी फिज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। ऐसा क्योंकि पढ़ना होता है यूपीएससी में लगातार बैठ के, तो हे वेट गेन हो जाता है और उसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। वो मत होने दीजिए अपने साथ। आप लोग थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ का या वॉकिंग का, जॉगिंग, रनिंग जो भी आपको पसंद है, उनका भी आप बिल्कुल टाइम रखिएगा। ये होती हैं छोटी-छोटी गलतियाँ जो आप अवॉइड कर सकते हैं। मैम ग्रेजुएशन किस फ़ील्ड से अच्छा होता है? ग्रेजुएशन किसी भी फ़ील्ड से अच्छा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या इंटरेस्ट है। अब सपोज़ मुझे अगर मेडिकल फ़ील्ड में इंटरेस्ट नहीं है और मैं कहूँ कि मेडिकल अच्छा है, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। और अगर आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो वो आपके लिए वो अच्छा है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप यूपीएससी का संदर्भ में पूछ रहे हैं, तो अगर आप श्योर है कि आपको यूपीएससी करना है और आपको बैकअप का नर्वसनेस नहीं है, तो आप अपने ऑप्शनल में ही ग्रेजुएशन कर लीजिए। या फिर आपको लगता है कि बैकअप भी मैं चाहता हूँ, तो आप इंजीनियरिंग कर लीजिए और साथ में आप अपना ऑप्शनल कर लीजिए, या इंजीनियरिंग को ही अपना ऑप्शनल बना लीजिए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने मेडिकल और लॉ लिया और उसको ऑप्शनल बना लिया। आप ये भी कर सकते हैं कि बीकॉम, बीए इनके भी ऑप्शनल होते हैं। आप पीएसआईआर को भी अपना ग्रेजुएशन बना सकते हैं। तो ये सब आपका एकदम पर्सनल डिसीज़न है और वो बेस्ड होता है आपके इंटरेस्ट पे। कि आप किस चीज़ को 3 साल पढ़ना चाहते हैं अपने ग्रेजुएशन में। मैं कहूँगी आप अपना इंटरेस्ट चूज़ करिए ग्रेजुएशन में और उसको ही अपना ऑप्शनल बना लीजिए। ये सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। कोचिंग के बारे में कि मैंने कोचिंग की थी या नहीं की थी, ये मैंने एकदम शुरुआत में ही बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने कोचिंग नहीं की थी। मैंने शुरुआत में जॉइन करी थी, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा कि वो लोग एक सब्जेक्ट को एक दिन पढ़ाते हैं, दूसरे को दूसरे दिन। तो इसीलिए मैंने कोचिंग को गिव अप कर दिया था फिर। मैं वापस अपने घर आ गई थी और मैंने पूरे 3-4 साल अपनी खुद से पढ़ाई करी है, सेल्फ स्टडी करी है मैंने। टेस्ट सीरीज़ मैंने लगाई थी और अनअकैडमी पे जो मृणाल सर का लेक्चर होता है, वो मैंने करा था। बट बाकी कोचिंग क्लासेस वो मैंने नहीं करी थी। आप खुद से बिल्कुल कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से। बिल्कुल भी आप नर्वस मत रहिए। कि मैम आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर बट माय फैमिली इज सेइंग यू मस्ट बी अ डॉक्टर। व्हाट शुड आई प्रेफर इन माय फ्यूचर? तो आप बिल्कुल अपने मन के हिसाब से चलिए। आई विल से बिकॉज़ आपकी लाइफ़ है ये, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए, उन्हें बताइए कि आप आईएएस का एग्ज़ाम कर सकते हैं। उनको आप विश्वास दिलाइए कि आप मेहनत करेंगे पूरी मन लगाकर, आपको वो थोड़ी-सी चांस दें, मौका दें। थोड़ा-सा रिस्की होता है बट अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, उनको आप विश्वास दिलाएँगे अपने ऊपर, तो वो भी आप पे पूरा विश्वास रखेंगे फिर और आप अपने मन का करिए, आप उसमें सबसे ज़्यादा सफलता पाएँगे। हाउ टू मैनेज टाइम बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस? तो ये एक अच्छा सवाल है। प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप ये कीजिए कि आप लोग रिवीजन पे फ़ोकस करिए। तो पहले आप ऑप्शनल कर लिया जब आपका प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया नहीं था, अभी आ चुका है। अगर आप इस साल का ही पूछ रहे हैं, तो आप ऑप्शनल करिए सबसे पहले और ऑप्शनल के टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। और फिर आप जीएस 4 को रिवाइज़ कर लीजिए और उसकी आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे थोड़ी-थोड़ी केस स्टडी या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। फिर जीएस 1 को रिवाइज़ करिए, जीएस 1 का फुल टेस्ट दीजिए। जीएस 2 को रिवाइज़ कीजिए, जीएस 2 का फुल टेस्ट दीजिए। इस तरीके से आप कोशिश करिए एटलीस्ट आप 2 रिवीजन कर लें और लास्ट के 1 टू 2 वीक्स के लिए आप मेन-मेन चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए रखें।
जो बीच का टाइम होता है मेंस में एग्ज़ाम के बीच में, उसमें भी मैं रिविज़न करना ही प्रेफ़र करती थी। मैम पढ़ा हुआ याद क्यों नहीं रहता है? तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपको नहीं याद रहता है, सबको होता है। धीरे-धीरे आप बार-बार पढ़िए उस चीज़ को, कहीं-कहीं पे आपने कुछ कीवर्ड्स बना लीजिए, उसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, तो आप धीरे-धीरे उसको पढ़ेंगे बार-बार तो आपको रिकॉल हो जाएगा। दूसरा आप ये कर सकते हैं, मैं ये करती थी कि मैं अपनी मम्मा को अपने साथ बिठा लेती थी और उनको पूरी पॉलिटिक्स सुनाती थी। तो आप किसी और को सुनाएँगे, आप किसी भी अपने दोस्त को, फैमिली मेंबर को पकड़ लीजिए कि उनको भी सुनना पड़ेगा आपके साथ और उनको आप सुनाएँगे, पढ़ाएँगे तो उससे भी आपको याद रहेगा, एक अच्छा तरीका है पढ़ने का। बाकी आप ये भी कर सकते हैं कि आप पिक्टोरियल मेमोरी का इस्तेमाल कीजिए, जैसे एनवायरनमेंट में एनिमल्स याद करने पड़ते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वगैरह, तो आप उनको फ़ोटोज़ में क्लब कर लीजिए कि रेड वाले क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, ऑरेंज वाले एंडेंजर्ड हैं। इस तरीके से आप फ़ोटोग्राफ़िक वे में करेंगे, तो वो भी आपको याद रहेगा। आपके ऑप्शनल मार्क्स हाउ दे गिव मार्किंग इन लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर आई थिंक ईज़ी होता है सॉल्व करने में, उसमें आपको डिसेंट मार्क्स मिल जाएँगे अगर आप बेसिक प्रिपरेशन करके जाएँगे तो। ऑप्शनल में मेरा स्कोर 263 था। वैसे टू बी ऑनेस्ट मेरे को थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेड था बिकॉज़ मैंने ऑप्शनल में बहुत मेहनत करी थी, लेकिन उस टाइम मुझे कोविड हो गया था, तो मेरे पेरेंट्स को भी हो गया था, तो मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाई क्योंकि मैं थोड़ी वरिड थी अपने पेरेंट्स के लिए भी। और हम सब बस क्वारंटाइन हो गए थे सेपरेटली। तो उतना अच्छे से मैं नहीं कर पाई ऑप्शन में परफ़ॉर्म जितना मैं कर सकती थी। लेकिन आई वुड से कि आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए प्लीज़। कोविड तो ख़ैर हमारे कंट्रोल में नहीं था, उस टाइम पीक थी। लेकिन ओवरऑल अपना हेल्थ का ध्यान रखिए ताकि आप अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएँ। आई थिंक अब क्वेश्चन्स बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं, करंट अफ़ेयर्स, सीसैट ये सब मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, एस्से राइटिंग मैं बता चुकी हूँ। तो आई थिंक मैं इस चीज़ के साथ अब सेशन ओवर करना चाहूँगी एंड मैं कुछ अगर स्टूडेंट्स का आंसर नहीं कर पाई हूँ डाउट्स को, तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम फिर से लिख देती हूँ एक बार। आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आंसर करने की फ्यूचर में भी और मैं कोशिश करूँगी आपको आंसर करने की मैंने आई होप कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिली हो मेरी बात से और अगेन मैं यूपीएससी टाइम का थैंक यू करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये सेशन होस्ट करने की एक अपॉर्च्युनिटी दी और मैं आप लोगों का डाउट्स आंसर कर पाई। मैं एक बार यहाँ पे अपने चैनल लिख देती हूँ फिर से ताकि आप लोग मुझसे जुड़ पाएँ और टेलीग्राम पे मैंने अपने नोट्स शेयर कर रखे हैं, अपनी टेस्ट कॉपी शेयर कर रखी हैं, वैल्यू एडिशन मटीरियल शेयर करा हुआ है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मैं कोशिश करती हूँ डाउट्स आंसर करने की। मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है बिकॉज़ बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, लेकिन मैं धीरे-धीरे आंसर करने की कोशिश करती हूँ। होपफुली मैं आप लोग को आंसर कर पाऊँगी। ये मेरे चैनल हैं, इनको आप एक बार देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे किसी ने पूछा हुआ है कि मैम इज़ 2 ईयर इनफ फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन? जी, बिल्कुल 2 इयर्स आर मोर देन इनफ। आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी लास्ट में आपको ये कहूँगी कि आप लोग पूरी मेहनत कीजिए मन लगा के और अपने दिन में ब्रेक्स रखिएगा थोड़े-थोड़े एन्जॉय करने के लिए और उसके बाद आप कॉन्फिडेंस रखिएगा जब आप पेपर देने जाएँगे। और बिल्कुल आपका हो जाएगा, आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल आप वरी मत कीजिए, बिना स्ट्रेस के आप पढ़िए, है ना? एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिली हो एंड आप लोग का जब पेपर हो जाता है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, तो आई थिंक आप लोग को भी ज़रूर आएगी वन डे, है ना? ऑल द बेस्ट एंड इसके साथ मैं ओवर कर रही हूँ सेशन।